अगर बच्चा में कुछ बिहेवियर इश्यूज आ रहे हैं, उसके साथ कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करना स्कूल लेवल पर ही बहुत जरूरी है। तो इन बच्चों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो हम उनको किस तरह से डील करते हैं उनके साथ? तुम नालायक हो, पढ़ाई में मक्कारी करते हो, उसको एक इंसल्टिंग फील होता है क्लास में जब हाँ। उसको बोला जाता है बार 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 बार, वो अपनी सेल्फ स्टीम डेवलप नहीं कर पाता बच्चा। तो ऐसे बच्चे आगे जाके फिर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं या फिर डिप्रेशन एंजाइटी में चले जाते हैं। आज के टाइम में हम इतने ज़्यादा डिजिटल हो गए हैं कि अपने आप से और अपने लोगों से दूर होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो अपनी लाइफ बड़ी अच्छी देखते हैं, बहुत लाइक्स होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर किसी ना किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं। 100 से 120 स्टूडेंट्स हैं आईआईटी मद्रास, बॉम्बे और अच्छे-अच्छे टॉप आईआईटीज में जो सुसाइड कर लेते हैं। बिल्कुल। Chennai from IIT Madras in the campus has allegedly died by suicide. पर ये तो बहुत टैलेंटेड बच्चे होते ये हैं जो बताइए। आईआईटीज में जाते हैं, फिर ये क्यों होता है ऐसा? तो मैं इसको ऐसा देखता हूँ कि ये वो लोग जो सुसाइड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सेंसिटिव और इमोशनल लोग होते हैं जो गलती से साइंस में आ गए हैं। बेसिकली वो आर्ट वाले बच्चे हैं। 16 ईयर्स के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनकी जो यंग सिस्टर है, उन्होंने सुसाइड कर लिया। उसका एकमात्र गोल था कि मेरे 1 मिलियन या 5 मिलियन फॉलोअर्स कैसे हो जाए। नहीं हो पाया तो उसने सुसाइड कर लिया। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर संजीव त्रिपाठी, जो कि एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड फैमिली एंड मैरिज थेरेपिस्ट हैं। पिछले 20 सालों में इन्होंने हजारों लोगों की लाइफ बेहतर बनाई है। जब हम बात करते हैं कि भाई आपके करियर में स्टक हो गए हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं, सोशल एंजाइटी महसूस करते हैं, जब हम इन कीवर्ड्स की बात करेंगे तो शायद हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। तो लोग आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये कंडीशन सीवियर हो रही है? पैनिक बोलते अटैक हैं आ रहा है मतलब आप सीवियर एंजाइटी में हो, और सीवियर डिप्रेशन में अगर आप हो तो आपको सुसाइडल थॉट्स बहुत कॉमनली देखने को मिलेंगे। खुद से बात करना या मिरर टॉकिंग करना, क्या ये हेल्प करता है? इसको तो कई बार हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में एक सिम्टम की तरह भी देखते हैं। जब आप बहुत ज्यादा अकेले में अपने आप से ही बात करते हैं और आप लिपसिंग भी करने लगते हैं तो बहुत सेल्फ टॉक भी बहुत अच्छी नहीं होती है। किसी व्यक्ति को प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। तो 4 पैरामीटर्स पे हम इस चीज को जज कर सकते हैं: रूटीन, हेल्थ एंड हाइजीन, प्रोडक्टिविटी और सोशलाइजेशन। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, एग्जाम स्ट्रेस और उन टॉपिक्स पर जिन्हें आप और हम डेली गूगल पर तो जरूर सर्च करते हैं, लेकिन किसी से कह नहीं पाते। रेडिट पे बहुत एक बड़ा थ्रेड है, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं जॉब से, तो क्या जॉब क्विट करना सही सॉल्यूशन है या नहीं? अभी बहुत सारी यंग जनरेशन जो है वो अपने इमोशंस भी गूगल करके एक्सप्रेस करते हैं। तो जिन बच्चों में भी प्रॉब्लम होती है ना, वो मोबाइल की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं और फिर और ज़्यादा वो प्रॉब्लम उनकी बढ़ जाती है, पूरी डिपेंडेंट हो जाते हैं। और जब बच्चा अपनी स्कूल एजुकेशन पूरी करता है और जब वो कॉलेज में जाता है और किसी हॉस्टल में उसको रहना पड़ता है तो वो डील नहीं कर पाता उनके साथ, और कई बार उनके पेरेंट्स भी उनको नहीं समझ पाते। कई बार पेरेंट्स ही उनके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। संजीव जी, हम्म। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज द डिफर शो में। हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और जिसे हम मेंटल हेल्थ, हम लोग डिसऑर्डर की बात नहीं कर रहे, हम मेंटल हेल्थ इन जनरल टर्म्स बात कर रहे हैं। और इसे इसके अंतर्गत बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो हम अ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नज़रअंदाज कर देते हैं। हम मानते हैं कि हम मेंटली बहुत फिट हैं, बिल्कुल। है ना? हम एंग्ज़ायटी को एक इश्यू नहीं मानते हैं। हमें लगता है कि नहीं, एंग्ज़ियस होना तो नॉर्मल सी बात है। फिर हम लोग फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, जी। इस तरह के शब्द को हम बोलते हैं कि नहीं, नहीं बड़ा ये तो नॉर्मल है। ये तो होता ही है, आप काम करोगे तो फ्रस्ट्रेशन आएगा, आप एनॉय होगे, आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो तो दिल तो टूटेगा ही। पर इनसे कोप अप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम्म। मुझे लगता है मेंटल हेल्थ, और इसके लिए हम लोग वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाते हैं। मनाना तो शुरू कर दिया है 10 10 अक्टूबर को। अक्टूबर पर हर साल अ, जब मैं इस रिसर्च कर रहा था इस टॉपिक पे, तो मैंने देखा कि 7.5 लोग सुसाइड करते हैं सिर्फ मेंटल हेल्थ इश्यूज के कारण, अक्रॉस द वर्ल्ड। हम्म। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया इसमें काफी नीचे होगा, अभी अभी कि एक हम साइकियाट्रिस्ट ने सुसाइड किया साइकियाट्रिस्ट ने सुसाइड किया है। है। तो साइकियाट्रिस्ट ह्यूमन बीन है। मतलब जो हाँ, हील जो करने हील वाले लोग करते हैं हैं, वही सुसाइड कर रहे हैं। वो भी ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है। अभी तो ये बहुत लेटेस्ट न्यूज़ है। क्यों क्यों होता है संजीव जी, बताइए कि मतलब हम लोग ट्रॉमा में क्यों चले जाते हैं, सीधी सादी चीजों को लेके भी? अभी मैं आप ये से इतनी सारी बातें आपने कवर की मेंटल हेल्थ को लेकर, तो आप पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं कहीं न कहीं। तो अभी मेरा एक एक्सपीरियंस रहा कि मैं अभी ऑनलाइन प्रोग्राम करता हूँ। तो हमने एक वर्कशॉप प्लान की ऑनलाइन। तो उसमें काफ़ी लंबे समय तक ऐड करने के बाद फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पर काफ़ी लिमिटेड लोग हमसे जुड़े, क्योंकि हम जो बात कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे? एंग्जायटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, हम्म। फोबिया, पैनिक अटैक, ओसीडी सब डिसऑर्डर्स वाले जो लोग जो हैं,
वो आएँ और हमसे हमारे इस वर्कशॉप को जॉइन करें। हुँ, फिर कहीं न कहीं मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम गलत बात ही गलत कर रहे हैं एक्चुअली। हम हमको बात करना चाहिए एक नॉर्मल आदमी के बारे में, हुँ, कि आपको अगर प्रोक्रास्टिनेशन का प्रॉब्लम है, अगर आप स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं और हुँ, आप कहीं स्टक हो गए हैं किसी अपने करियर में और आपको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और आप में एक लैक ऑफ स्टीम ले सेल्फ एस्टीम आपकी कम महसूस हुँ, करते हैं। तो मुझे लगता है हम अगर 4 लोगों से बात करेंगे तो उसमें अगर डिसऑर्डर की बात करेंगे तो शायद एक ही आदमी कन्विंस होगा कि भाई उसको ज़रूरत है। हाँ, लेकिन हम 4 लोगों से बात जो रिलेट करेंगे, कर पाएगा हाँ, उससे। जो हम बात करेंगे वो कॉमन प्रॉब्लम्स की, जो डिसऑर्डर नहीं है एक्चुअली, हुँ, जो प्रॉब्लम्स है, नॉर्मल आदमियों में बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। लेकिन वो उनमें रियलाइज़ेशन नहीं होता कि उन्हें किसी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। तो उस केस में हम बात करते हैं कि भाई आपके करियर में स्टक हो गए हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं, सोशल एंजाइटी महसूस करते हैं, ओवरथिंक करते हैं कि बहुत ज़्यादातर लोग बहुत कॉमन है। जब हम इन कीवर्ड्स की बात करेंगे तो शायद हम ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँगे और ऐसे लोगों को हम हेल्प कर पाएँगे जो कई बार आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते कि उनको एंग्ज़ायटी भी है, हुँ, उनको डिप्रेशन भी है। क्योंकि माइल्ड मॉडरेट लेवल तक जनरली लोग हमारे पास नहीं पहुँचते हैं। हुँ। हमारे पास लोग पहुँचते हैं बहुत सीवियर कंडीशन में, जब वो शायद डील नहीं कर पाते। तो लोग आइडेंटिफ़ाई कैसे करें कि ये कंडीशन सीवियर हो रही है? जैसे हम लोग एक कीवर्ड ले लेते हैं जो हुँ, मेंटल हेल्थ के हुँ। अंतर्गत आता है कि एंग्ज़ायटी हो गया। एंग्ज़ायटी से पैनिक अटैक होता यस, है ना? वो एक पैनिक अटैक जो है ना आगे सीवियर की स्टेज एंग्ज़ायटी में में ही जाके आता है। यस। सीवियर एंग्ज़ायटी जिसको हम यस, पैनिक सीवियर अगर अटैक पैनिक बोलते हैं। अटैक आ रहा है मतलब आप सीवियर एंजाइटी में हो और सीवियर डिप्रेशन में अगर आप हो तो आपको सुसाइडल थॉट्स बहुत कॉमनली देखने को मिलेंगे। अच्छा, हाँ, तो ये कलाम और तो वो एज़ अ सीवियर। इंडिविजुअल इसको आइडेंटिफ़ाई कैसे करें कि भई अब ये बहुत सीवियर हो रहा है? हुँ, बिकॉज़ जब हम लोग उस फ़ेज़ में होते हैं, हुँ, तो हमें नहीं लगता, हमको लगता है कि नहीं, मैं इरिटेट तो हो रहा हूँ, मैं बहुत कांस्टेंट ओवरथिंकिंग कर रहा हूँ और हुँ, उससे हुँ, बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, या मैं डर तो रहा हूँ पर क्योंकि हम लोग ऐसी सोसाइटी में रहते हैं हुँ, जहाँ पे हमको सिखाया जाता है कि नहीं भाई ये तो होना बहुत लाज़मी है और ये होता ही है, हुँ, तो आपको ही डील करना है। बहुत बार हुँ, आपके अराउंड कुछ लोग भी नहीं होते हैं, सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, दोस्त यस, नहीं होते यस, हैं। यस। तो वो आइडेंटिफ़ाई कैसे करते हैं इसको कि भई अब ये बहुत सीवियर हो रहा है और नहीं, मुझे हेल्प चाहिए? मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ कि आप उस लेवल तक ना पहुँचे कि जब वो सीवियर कंडीशन में आ जाए। आप बहुत इनिशियल लेवल पे उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। हुँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है आप में, आपके आस-पास के किसी व्यक्ति में पिछले कुछ हफ्तों से, हुँ, खासतौर 2 हफ्ते हम लेकर चलते हैं कि 2 हफ्तों से हुँ, आप देख रहे हैं कि उसके विचारों में, उसकी भावनाओं में, उसके व्यवहार में किसी तरह का भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपको दिख रहा है, नकारात्मकता महसूस हो रही है। कई बार हो सकता है वो एक्सप्रेस ना कर रहा हो, हुँ, तो आपको साइलेंट दिखने लगेगा, तो वो बिहेवियर है। आपको दिखेगा कि पहले तो बहुत अच्छे से बात करता था, हम लोगों के साथ बैठता था, आजकल बहुत अकेला रहता है, कमरे से बाहर नहीं निकलता है, तब भी आप समझ सकते हैं उसको। तो ये आपको भी खुद से भी लगता है कि आप थोड़ा-सा बदल गए, ऐसे आपका बिहेव व्यवहार, करने हाँ, लगे हैं। व्यवहार आप ऐसा करने लगे हैं या इमोशंस पहले ऐसे आप कंट्रोल में रहते थे, उस तरह आप कंट्रोल में नहीं हैं। और आपके अंदर कुछ ऐसे ओवर थिंकिंग शुरू हो गई है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, रिपीटेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो उसमें एक कंडीशन बनती है कि आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत तो है। तो क्या इसमें शायद अटपटा होगा ये, पर खुद से बात करना या मिरर टॉकिंग करना, क्या ये हुँ। हेल्प करता है कि ये और बढ़ा सकता है उसको? इसको तो कई बार हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में एक सिम्पटम की तरह भी देखते हैं। अच्छा। जब आप बहुत ज़्यादा अकेले में अपने आप से ही बात करते हैं और आप लिप सिंक भी करने लगते हैं, हुँ, तो बहुत सेल्फ टॉक भी बहुत अच्छी नहीं होती है। हाँ, लेकिन आप डायरी लिखते हो, वो भी अपने आप से बात करना है। हुँ, आप अकेले में कहीं मनन करते हो, लेकिन वो आपको दिखेगा कि वो आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं ला रहा है, वो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी ला रहा है, आपको बैलेंस सॉल्यूशन लेके दे रहा आता है, है, बैलेंस ठहराव लेकर आ लाता है। रहा है। हाँ, तो वो अच्छा है। एक मेडिटेटिव व्यक्ति बहुत अकेला बैठना पसंद करता है। लेकिन वही अकेलापन आपको ऐसा आ रहा है कि आपको दूसरों के साथ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए आप अकेले हो। हुँ, हुँ, आपको अकेला ज़्यादा अच्छा लगता है, दूसरों के साथ अच्छा नहीं लगता है और वो आपके अंदर कहीं भी हैप्पीनेस नहीं ला रहा है। तो फिर डेफ़िनेटली वो एक साइन हो सकता है डिप्रेशन का, एंग्ज़ायटी का। एक चीज़ और एक अलार्मिंग साइन की तरह हम देख सकते हैं कि हम 4 चीज़ों में बेसिकली बाँटते हैं कि जब किसी व्यक्ति को प्रोफ़ेशनल हेल्प की ज़रूरत है। पहला, उसका रूटीन अगर सही नहीं बन है पिछले कुछ दिनों से, जैसा पहले था, हुँ, उसका रूटीन चेंज हो गया है। दूसरा, उसका हेल्थ और हाइजीन वो अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहा है, हुँ, ठीक है? तीसरा, और उसकी प्रोडक्टिविटी इफ़ेक्ट हो गई है। हुँ, चौथा, उसका सोशलाइज़ेशन भी इफ़ेक्ट हो गया है। दूर इंटरपर्सनल रहने लगा रिलेशनशिप है अच्छे, लोगों से। हाँ, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिगड़ गए हैं, बहुत आइसोलेटेड हो गया है। तो 4 पैरामीटर्स पे हम इस चीज़ को जज कर सकते हैं। रूटीन, हेल्थ एंड हाइजीन, प्रोडक्टिविटी और सोशलाइज़ेशन। ये 4 अगर आपके इंटैक्ट हैं तो फिर ये इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स, तो आप कह सकते हैं आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है अगर आपको लगता है। स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा होता है। अभी हाल ही में जेईई एडवांस की और सबकी इनके रिजल्ट्स आउट हुए हैं। यस। तो पेपर वाले तो जो अच्छे-अच्छे
कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो तो उनको एज़ अ मार्केटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं। बिल्कुल। तो 95 के ऊपर जो होता है उसका तो फ़ोटो और रैंक वगैरह सब आ जाता है माँ-बाप के साथ, है ना? उनको पगड़ी-वगड़ी पहना रहे हैं, माला-वाला पहना रहे हैं और होर्डिंग छप रही है हुँ, शहरों में हुँ, अक्रॉस इंडिया। हुँ, पर क्या उनसे कम परसेंटेज लाने वाले लोग, है ना? जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने परफ़ॉर्म नहीं किया? हुँ, क्या क्या उनका परफ़ॉर्मेंस एक्नॉलेज करने लायक नहीं है? क्या वो आईआईटी में जाने लायक नहीं है? या हुँ, इस तरह के इंस्टीट्यूट्स में उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है? हुँ, कट ऑफ करना या जो उनका एक हुँ, पैरामीटर है वो अलग चीज़ होगी। हुँ, पर इस तरीके की जो चीज़ें हैं, हुँ, हुँ, मुझे लगता है पर्सनल लेवल पे हुँ, कि उनको डीमोटिवेट करता है और वो बच्चे बिल्कुल, एकदम बिल्कुल मतलब करता है। सकुचा जाते हैं। उनको लगता है कि भाई अब लाइफ खत्म हो गई है। वही कारण है शायद क्योंकि हर साल आईआईटीज़ में मतलब मैंने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखा है तो करीबन 100 से 120 स्टूडेंट्स हैं आईआईटी मद्रास, बॉम्बे और अच्छे-अच्छे टॉप आईआईटीज़ में जो सुसाइड कर लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बहुत ज़्यादा रेशियो है और इवन उतने डेटा बाहर भी नहीं और आता अब जितने ये लोग हाँ, सुसाइड इतने करते हैं। तो बाहर भी नहीं मतलब आता मुझे है। एक आईआईटीएन ने ये बोला है कि सर बहुत सुसाइड्स होती हैं और इतना मीडिया में भी नहीं आता जितनी सुसाइड वहाँ होती है। हाँ, उसमें मतलब शौक था उसने कुछ डेटा बताया था मुझे मुझे याद नहीं है। उसमें था करीब 1 या 2 सालों में जो उसने बताया था कि इतनी सुसाइड्स हुई हैं मेरे अकेले हमारे इंस्टीट्यूट हमारे आईआईटी में। हाँ। तो वो आंकड़ा मुझे याद नहीं पर बहुत शॉकिंग था वो आंकड़ा। तो सर इतना किसी को पता भी नहीं होगा इतनी सुसाइड्स होती हैं पर आईआईटी ये में। तो बहुत टैलेंटेड बच्चे होते हैं, ये बहुत जो टैलेंटेड आईआईटीज़ बच्चे में जाते हैं। यस, यस। फिर ये क्यों होता है ऐसा? तो इसको मैं ना बहुत अलग तरीके से देखता हूँ और ऐसा कहीं है भी कहीं न कहीं ये चीज़, कि जो भी प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ना, हुँ, वो बेसिकली राइट ब्रेन वाले होते हैं। हुँ, लेफ्ट ब्रेन वाले लोग जो होते हैं और हमारा एजुकेशन सिस्टम लेफ्ट ब्रेन के हिसाब से ही बना हुआ है। हुँ। तो ये पढ़ने में अच्छे होते हैं, जो टू प्लस दिलो-दिमाग का हम हाँ, पार्टीशन बोलते हैं तो ब्रेन में। वो बहुत हुँ, बैलेंस्ड रहते हैं और पढ़ने में भी अच्छे होते हैं। हुँ, प्रैक्टिकल एबिलिटी के होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं। लेकिन जो कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ अलग करते हैं, मतलब वो आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, तो कई बार क्रिएटिव लोग भी साइंस में आ जाते हैं। हुँ, वे सेंसिटिव बहुत होते हैं। तो जब लगाते हैं तो अपनी पढ़ाई में क्रिएटिविटी लगा देते हैं, हुँ। प्रोफेशन में भी लगा देते हैं। तो बेसिकली होते बहुत सेंसिटिव हैं, तो इन्हें चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। तो मैं इसको ऐसा देखता हूँ कि ये वो लोग जो सुसाइड कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं बहुत सेंसिटिव और इमोशनल लोग होते हैं, जो गलती से साइंस में आ गए हैं। बेसिकली वो आर्ट वाले बच्चे हैं हुँ। और उनको एक सही टाइम पे एक प्रोफेशनल हेल्प मिल जाए, तो फिर उस चीज़ से बाहर आ जाते हैं। तो बचपन से लेके बड़े तक ज़्यादातर राइट ब्रेन वाले बच्चे ही ज़्यादा सफ़र करते हैं हुँ। और कई बार उनके पेरेंट्स भी उनको नहीं समझ पाते। कई बार पेरेंट्स ही उनके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। बहुत सारे बैक बेंचर्स साइलेंट दुश्मन, हाँ, जो बैक बेंचर्स होते हैं वो सब राइट अभी और ब्रेन वाले पता नहीं बच्चे चल हैं। रहा है। हाँ, हुँ, ज़्यादातर बैक बेंचर्स जो हैं वो राइट ब्रेन वाले हैं। हुँ। पढ़ाई में अच्छे नहीं होंगे लेकिन आप देखो उनमें एक से एक प्रतिभा मिलेगी और जो करियर में अपने बहुत अच्छा करते हैं, आउटस्टैंडिंग करते हैं, वो आप में ऐसे देखेंगे हाँ, बचपन आफ्टर में पढ़ाई स्कूल में बहुत लाइफ वो अच्छी नहीं बहुत अच्छा एक्सेल करते थी। हैं। यस, आफ्टर स्कूल लाइफ बहुत अच्छा करते पर गवर्नमेंट तो ऐसे बहुत सारी हेल्पलाइंस बनाई है लोग गवर्नमेंट ने मानस करके है, टेली काउंसलिंग हैं। करते हैं। टेलीमानस है एक हाँ। पर उससे भी क्या कोई रिज़ॉल्यूशन नहीं मिल रहा है इसमें कटौती क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये तो रेट सिर्फ़ आईआईटीज़ का ही नहीं है। अब एक्चुअली इंडिया तो में जो मेंटल हेल्थ की स्कूल कंडीशन लेवल है पे भी बहुत हो गया है, बच्चे सुसाइड करने लगे हैं। एक्चुअली इंडिया में जो मेंटल हेल्थ को लेकर इतनी ज़्यादा लैक ऑफ अवेयरनेस है हुँ, और लैक ऑफ फील ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन कह सकते हैं मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास भी नहीं है मतलब हमारी चाहे सरकारों की बात करें प्रशासन की बात करें हुँ, तो हम हेल्थ में इतना पैसा लगाते हैं हमारी मेंटल हेल्थ में भी काफ़ी अच्छा बजट आया है हुँ, पर वो बजट खर्च ही नहीं होता मैंने खुद देखा है मैं गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया है तो 50% से ऊपर बजट उनको वापस करना पड़ता है वो यूज ही नहीं कर पाते अच्छा, ये स्थिति है ओके। तो स- जो ये एक तो बहुत अधिक प्रोफेशनल मात्रा हो गई मतलब हाँ 50% बजट अब अनयूटिलाइज़ हो रहा है, आप यस यस स्पेंड कर रहे यस हैं। ये आप देख सकते हो कहीं भी आरटीआई लगाइए आपको निकल के आ जाए कितना बजट आया और कितना वापस चला गया ठीक है डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में मैंने काम किया है हम 5 साल में बजट खत्म नहीं कर पाए थे हमको 1 साल का बजट हमने 5 साल चलाया और 5 साल में वो 1 साल का बजट खत्म नहीं किया और उसको भी लौटाना पड़ा ठीक है तो ये तो कंडीशन है मेंटल हॉस्पिटल्स की बात कर लो आप इंदौर मेंटल हॉस्पिटल में ही आप देखेंगे तो कोई एक भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट नहीं है हम बात करते हैं पहले सीधा जब पेशेंट जाएगा तो उसको मेडिसिन खिला देते हैं जबकि पहले समझो उसकी डायनेमिक्स समझो उसकी कॉज़ फैमिली क्या है, क्यों फैमिली हो की रहा है, कंडीशन क्या हिस्ट्री है क्या है? उसकी क्या फैमिली काउंसलिंग की ज़रूरत है उसको एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है तो ऑस्ट्रेलिया में उल्टा है हुँ, पहले पेशेंट अगर कोई है तो पहले सोशल वर्कर उसका डील करेगा हुँ, तो सोशल वर्कर को ये लगेगा कि उसको एक साइकोथेरेपी और काउंसलिंग की जरूरत है वो फिर साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर करेगा फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को लगेगा कि इसका प्रॉब्लम थोड़ा सीवियर है उसमें मेडिसिन सपोर्ट लगेगा हुँ। तब वो साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा हमारे साथ हमारे यहाँ उल्टा है
पहले साइकियाट्रिस्ट के पास जाएगा, फिर साइकियाट्रिस्ट डिसाइड करेगा, फिर वो उसको मेडिसिन देने के बाद उसको लगेगा कि उसको थोड़ा-सा काउंसलिंग उस सब की ज़रूरत है, फिर वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास भेजेगा। और फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को लगेगा कि उसको थोड़ी फैमिली काउंसलिंग की और उस तरह की ज़रूरत है, होम विज़िट की, तो फिर वो साइकियाट्रिस्ट सोशल वर्कर को भेज साइकियाट्रिस्ट सोशल वर्कर तो जो कि यहाँ है ही करेक्ट नहीं। प्रोसेस है एक तरीके से। साइकियाट्रिस्ट सोशल वर्कर तो अभी अपॉइंट ही नहीं है किसी भी इंस्टीट्यूट में, वो तो बहुत बात की बात है। अभी तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एस्टेब्लिश नहीं हो पाए प्रॉपर, हाँ। तो साइकियाट्रिस्ट सोशल वर्कर तो बहुत बात की बात है। तो यहाँ पर हर लेवल पर, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हों, इंस्टीट्यूशन जितने भी इंस्टीट्यूट यहाँ पर हैं, उनमें सभी जगह अपॉइंटेड होना चाहिए एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्योंकि प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है आरसीआई रजिस्टर्ड लाइसेंस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो वेल ट्रेंड होते हैं। हुँ, आप जो गवर्नमेंट हेल्पलाइन की भी जो बात कर रहे हैं, वो जनरल काउंसलिंग वाले लोग हैं बच्चे जनरली। हुँ, हुँ, तो वो काउंसलिंग साइकोलॉजी पढ़े हैं, वो काउंसलिंग करते हैं। लेकिन अगर कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उनको, इमोशनल इश्यूज में तो आप काउंसलिंग कर देते हो, लेकिन अगर वो डायग्नोस्टिक लेवल पर उसको प्रॉब्लम है और वो कई बार उसको रियलाइजेशन नहीं है कि उसको मेडिसिन आप, क्योंकि वो या तो साइकियाट्रिस्ट के पास भेजेंगे, टेलीमानस में जितने भी लोग हैं वो सब काउंसलिंग साइकोलॉजी वाले हैं। हुँ, ऐसी बहुत सारी हेल्पलाइन जो भी चलती है उसमें काउंसलिंग साइकोलॉजी वाले हैं, तो लिमिटेड साइकोलॉजी पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी से करेक्ट। पढ़ कर आते हैं वो लोग। हुँ, हुँ, और क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है मेडिकल सेटअप में प्रॉपर जिसको इन डेप्थ रेसिडेंशियल नॉलेज होता है। रेसिडेंशियल 2 साल का प्रोग्राम होता है, इंडोर और आउटडोर। ओपीडी और आईपीडी दोनों मैनेज करते हैं, और इंटरवेंशन साइकोलॉजी इंटरवेंशन में ट्रेंड होते हैं। तो ये काउंसलिंग करते हैं इमोशनल लेवल पर बहुत सारे पेशेंट दवाइयाँ नहीं लेना चाहते, उनको लाइसेंस भी नहीं, वो मानते भी नहीं उनको कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसे केसेस में उनको थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन की जरूरत है, ना कि मेडिसिन की। तो या तो आप उसके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं काउंसलर्स के पास, या तो वो मेडिसिन के लिए उनको बुलाएंगे मेंटल हॉस्पिटल में आप जाओ ट्रीटमेंट लो अपना प्रॉपर। हुँ, और मेंटल हॉस्पिटल में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रॉपर अपॉइंट नहीं, और अपॉइंट है भी तो वो अपना काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट डिसाइड करेगा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पेशेंट पहुंचाना है कि नहीं नहीं पहुंचाना। पहुँचाना है। समझ हाँ, गए आप? तो फिर वो वहां पर आकर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो है वो सिर्फ काउंसलिंग करेगा, और या फिर मेडिसिन के लिए आएगा, फिर तीसरा कोई बीच का ऑप्शन मिलता नहीं है। तो कई बार बहुत सारी सुसाइड्स तो इस वजह से भी होती है, ऐसा तो पेशेंट इसके बीच में झूलता रहता है। झूलता रहता है। मतलब जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये बहुत पहली बार ही बात कर रहा हूँ। तो एक्चुअली मेंटल हेल्थ को लेकर गवर्नमेंट ही उतनी अभी, हालांकि गवर्नमेंट कर रही है अपने लेवल पर, टॉप से बॉटम लेवल उतनी पर जो अवेयरनेस नहीं है। स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है उसको नहीं हुँ, समझ पा रहे हैं। हुँ, जो पॉलिसीज बनाते हैं वहां पर भी साइकियाट्रिस्ट बैठे हुए हैं ऊपर, जो पॉलिसीज बना रहे हैं। अभी हमारा एक इशू चल रहा था आरसीआई के साथ में। अभी हम लोग ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमने कुछ चेंजेस, मतलब आरसीआई ने कुछ चेंजेस किए हैं। तो उसमें हमारा जो कोर्सेज था उसको डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो पॉलिसी में जो लोग बैठे हैं, पॉलिसी मेकर जो हैं, वो साइकेट्रिस्ट ज़्यादा है। उसको जो कमेटी जो बनाई गई थी जो इसके लिए डिसाइड कर रही थी कि भाई आरसीआई में आगे इन कोर्सेज का क्या करना है, हुँ, हुँ, उसमें ज़्यादातर साइकेट्रिस्ट हैं। हुँ, और वो ज़्यादातर अपने जो उनके फेवर की चीज़ें रहती हैं उसके हिसाब से वो उसको उसको इंक्लूड मॉडिफाई कर करवाते हैं। लेते हैं। हुँ, हाँ, तो ये कोई स्ट्रक्चर ही चेंज नहीं हो पा रहा है कि पहले प्रॉपर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास केस जाए, फिर इसके बाद उसकी प्रॉपर काउंसलिंग में थेरेपी की जाए। अगर उससे वो इम्प्रूव नहीं कर पाता है, या मुझे फर्स्ट मीटिंग में ये लगता है कि इसको बहुत सीवियर डिप्रेशन है और सुसाइडल टेंडेंसी है और सुसाइड कर सकता है, तो इमीडिएटली मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं उसको साइकियाट्रिस्ट पर रेफर करूं और उसको फुल टाइम ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। हुँ, ठीक है, उसमें ये गाइडलाइन। और अगर कोई साइकोटिक पेशेंट है, हुँ, जो केमिकल चेंजेस उसमें क्लियरली दिखाई देते हैं कि वो उसमें हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, डिल्यूजन्स हो रहे हैं, तो उसको इमीडिएटली हम लोग रेफर करते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास, क्योंकि उसके साथ थेरेपी और काउंसलिंग ना तो कोऑपरेट करेगा ना क्लियर उसको समझ में मेडिकल आएगा। केस है वो। वो क्लियर मेडिकल केस है। हुँ, पर जो एंजाइटी वाले केसेस हैं, डिप्रेशन माइल्ड या मॉडरेट लेवल के डिप्रेशन वाले केसेस हैं, एडजस्टमेंट इश्यूज वाले केसेस हैं, बहुत सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले केसेस हैं, जिनमें थेरेपी और काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है। हुँ। तो वो कई बार पहुंचते ही नहीं सही जगह पर अपनी, तो ये प्रॉब्लम पेरेंट्स और जो चिल्ड्रन हैं, है। ये अपने लेवल पे इन चीज़ों को कैसे हैंडल कर सकते हैं? पेरेंट्स में एक तो अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों में मैं हमेशा ये बात करता हूँ, एक नॉर्मल बच्चा अगर है ना तो वो परेशान करेगा ही नहीं, हुँ, ओबीडियंट होगा, स्कूलिंग भी अच्छे तरीके से करेगा। अगर बच्चा में कुछ बिहेवियर इशूज आ रहे हैं, उसके साथ कुछ साइकोलॉजिकल इशूज हैं, हुँ, हुँ, तो उसको आइडेंटिफाई करना स्कूल लेवल पर ही बहुत जरूरी है, प्राइमरी स्कूलिंग में ही। हुँ। एडीएचडी वाला केस हो सकता है, वो लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, उसको स्लो लर्नर हो सकता है वो। होता है? बिल्कुल होते हैं। इस लेवल पे बच्चों को? यस यस। ओके। मतलब अगर आप ये मान के चलो कि रेशियो जो है, हाँ, हाँ। अगर 40 बच्चों की क्लास होती है, 40-45 बच्चों की, उसमें करीब 5 से 7 बच्चे किसी ना किसी एक प्रॉब्लम सफर कर रहे होंगे। आपने कभी अब आपके पास ऐसे कोई केस आए मैं तो आइडेंटिफाई किया? पीएचडी इसी में किया है, मेरा लर्निंग डिसऑर्डर पीएचडी है मेरा। तो मैंने अच्छा, स्कूल में जाकर सेंट्रल स्कूल में मेरा पूरा मेरा इंटरवेंशनल प्रोग्राम था। ओके। मतलब एक साइंटिफिक स्टडी थी, प्री और पोस्ट असेसमेंट था, तो हमने उसमें इंटरवेंशन दिया था। हुँ, हुँ, ठीक है,
तो वहाँ पर हमने सेंट्रल स्कूल्स में 2 ग्रुप बनाए थे। एक में हमने इंटरवेंशन दिया था, एक में नहीं दिया था। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हमको निकल के आए, जिनमें लर्निंग इश्यूज़ थे, हुँ, कंसंट्रेशन के इश्यूज़ थे। तो इन बच्चों को आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते, तो हम उनको किस तरह से डील करते हैं उनके साथ? तुम नालायक हो, हुँ। मक्कार हो, पढ़ाई में मक्कारी करते हो, ठीक है? पेरेंट्स भी उसको सुनाते हैं, मारते हैं, टीचर भी सुनाते हैं और कई बार वो उसके उसी डरा उसी धमका के थोड़ा डराना-धमकाना और उसी बेज उसको एक इंसल्टिंग फ़ील होता है क्लास में, जब हाँ, उसको बोला जाता है बार-बार, बार-बार। तो वो अपनी सेल्फ एस्टीम डेवलप नहीं कर पाता बच्चा। तो ऐसे बच्चे आगे जाकर फिर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, कई बार कंडक्ट डिसऑर्डर की उसमें सिम्पटम्स देखने को मिलने लगते हैं, वो एंटी सोशल भी हो जाते हैं कई बार, एडिक्शन में चले जाते हैं या फिर डिप्रेशन, एंग्जायटी में चले जाते हैं। हुँ, तो यही बच्चे आगे जाके कई बार जब उनकी प्रॉपर उनको एक सही टाइम पे एक सपोर्ट नहीं मिला, एक प्रोफेशनल हेल्प नहीं मिली, तो वो उनका मोटिवेशन खत्म हो जाता है पढ़ाई को लेकर, करियर को लेकर। तो या तो फिर सुसाइड एक ही ऑप्शन बचता है पेरेंट्स का उनके इसमें पास। काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है यस, कि वो पेरेंट्स का पहले बहुत ज़्यादा अवेयर हों तभी पहले तो वो वो अवेयर क्योंकि टीचर के पास तो 40-45 बच्चे हैं ना, वो कि एक ही बच्चे को नहीं देख पाएगा, है ना? पर टीचर भी अवेयर होना चाहिए। टीचर की ट्रेनिंग तो फिर भी कहीं न कहीं होती है, हुँ, लेकिन वो आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देगा ना, वो तो उसको लगेगा कि आप उसके लिए वो पढ़ जॉब भी छोड़ है, दें। वो जॉब है, वो सिलेबस भी ड्यूटी कवर है, करना हाँ, है। उसको सिलेबस कवर करना है। तो वो काउंसलर के पास भेज देगा, हुँ, स्कूल काउंसलर्स के पास। स्कूल काउंसलर क्वालिफाइड नहीं है, ट्रेन्ड नहीं है, मेंटल हेल्थ में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो डिज़र्व नहीं करते, काउंसलिंग वगैरह करना उनका वो काम है और उनको वो केस आते हैं तो उनको करना चाहिए। लेकिन जब कुछ केस ऐसे होते हैं जो डायग्नोस्टिक लेवल पर जिनमें डिसऑर्डर्स हैं, उनके साथ क्या? हुँ, स्कूल भी कई बार अलाउ नहीं करेगा कि आप उसको कहीं रेफर करो। वो पेरेंट्स से पहले बात करेंगे, पेरेंट्स बोले हमारे बच्चों को आप तो टैगिंग कर रहे हो कि हमारे बच्चे में तो कोई मेंटल प्रॉब्लम है, मतलब हमारा बच्चा क्या मेंटल है? हुँ। तो इस तरह की बहुत सारे हर्डल्स आते हैं इसमें, तो वो तो क्या ब्रेक अभी नहीं भी हुआ। इसको टैबू मानते हैं या अभी भी ऐसे टैबू मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। बोल बात नहीं हाँ, मतलब हाँ, हिचकिचाहट होती है कि भाई बिल्कुल। कैसे बोलेंगे पेरेंट बिल्कुल है, को और बिल्कुल है, बिल्कुल है। पेरेंट को खुद को भी पहले से लगता है काफ़ी कम हुई है, हुँ, पहले से काफ़ी कम हुई है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ खुल के सामने आके बोल रहे हैं कि हमको डिप्रेशन है, एंग्जायटी रही है। हुँ, तो वो कम हुआ है, लोग अब बात करते हैं। थेरेपीज़ का बड़ा है, मतलब एक टाइम था जब मेरे पास बहुत 1-2 दिन में 1-2 केस आते थे। हुँ। अब मैं करीब 15 से 20 लोगों की मेरा खुद का प्रैक्टिस है डेली। तो अवेयरनेस तो बढ़ी है। मतलब लोग जागरूक हुए हैं, 15 से समझ 20 रहे हैं। डेली आते हैं। यस, यस। तो बहुत मतलब हाँ। मैं मतलब ये ऐसा है कि मैं बोल भी नहीं सकती कि बड़ी अच्छी बात है कि 15 से 20 नहीं, रोज़ आ रहे हैं। अच्छी बात है कि लोग पर अवेयर हुए हैं। बहुत हाँ, लेकिन नंबर नंबर बढ़ा है। नंबर बढ़ गया है कोविड के बाद काफ़ी। से बहुत नंबर बढ़ा है। कोविड के बाद बहुत लोगों में प्रॉब्लम हुई। पर लोग काफ़ी अर्ली स्टेज पे भी आ रहे हैं। हाँ, अर्ली स्टेज पे भी आ रहा है। क्योंकि मेंटल हेल्थ पे बात बहुत हुई है कोविड में। हुँ। तो इसलिए अब लोग समझ रहे हैं, आइडेंटिफ़ाई कर पा रहे हैं प्रॉब्लम को और अपने आ रहे हैं। सेलिब्रिटीज़ आप बोल रहे हैं सेलिब्रिटीज़ का बट क्या इम्पोर्टेंट रोल है इसमें कि भाई क्योंकि वो बात कर रहे हैं। जैसे हुँ। दीपिका ने बात किया, दीपिका हाँ, दीपिका ने पादुकोण ने बात बात की। किया। उनका तो शायद एक प्रोग्राम कपिल भी है अलग। कपिल शर्मा ने भी बात किया। कपिल शर्मा ने बात किया अभी था। आमिर खान ने भी बात किया। हाँ, जो कि वैसे बड़ा बहुत सारे लोग शॉकिंग है हैं। मतलब हाँ। आप इतने हुँ, सक्सेसफुल हैं और कोई इस आमिर खान जैसी पर्सनैलिटी अगर इससे गुज़र रही है, और गुज़र चुकी है, तो नॉर्मली हमको कुछ पता नहीं चलता है ना, हमारा कोई दोस्त है और बोले हँसता-खेलता है तो बोले बढ़िया तो है। बिल्कुल फिर सही। अचानक पता चलता है भाई सुसाइड कर लिया या इस तरीके का कुछ इश्यू आ गया उसको। तो ये आप कैसे पता करते हैं इस तरीके से कि भाई हँसता-खेलता है पर पीछे कुछ तो हो सकता है कि भाई कि वो इस तरह की मानसिक बीमारी से या कुछ नहीं उलझन से गुज़र रहा है? नहीं देखिए, सुसाइड सिर्फ़ डिप्रेशन में ही नहीं होती है। हुँ, बहुत सारी साइकोटिक डिसऑर्डर्स में भी होती हैं। हुँ, साइकोटिक डिसऑर्डर में कई बार उनके सिर्फ़ फैमिली मेंबर को पता रहता है कि साथ प्रॉब्लम है। जबकि वो ओके। उसका काम आउटस्टैंडिंग होता है। हुँ, कंपनीज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं वो। क्या होता क्या है? व्हाट इज़ दिस मैं बताऊँ साइकोटिक डिसऑर्डर? 2-3 तो मैं ही आपको बताता हूँ। एक हुँ, ओसीडी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। हाँ, ये तो बड़ा हाइप्ड वर्ड है है ना, ना? आजकल हम लोग बहुत एक अ, ओसीडी होता नॉर्मली है, भी वो बोलते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, एक हुँ, उसी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। हुँ, ओके। तो ये लोग बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं हुँ, और ये खुद तो डिसिप्लिन में रहते ही हैं, दूसरों से फोर्सफुली डिसिप्लिन करवाते इम्पोज़ हैं। करते हैं, यस। तो फैमिली से बहुत सफ़र करती है क्योंकि वो डोमिनेटिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं हुँ, हुँ, और उनको वो जो एथिक्स और उसकी बात करते हैं तो इतनी ज़्यादा रहती है वो उसकी जो उनका थ्रेशोल्ड है जो इतना ऊपर होता है कि उनको लगता है कि इसमें गलत क्या है और जो वो बता रहे हैं। हुँ, क्योंकि सबको सुबह उठना चाहिए, उठ के एक्सरसाइज करनी चाहिए ये और चीज़ यहीं पे सिस्टम रखनी व्यवस्थित चाहिए। रखी होनी हुँ, चाहिए सारी चीज़, परफेक्शन होना चाहिए। तो वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो दूसरों के साथ उनके एडजस्टमेंट इश्यूज़ आते हैं, खासतौर पे फैमिली के साथ में। हुँ, तो वो इश्यूज़ उनको उनके रिलेशनशिप को भी खराब करता है और दूसरे उसके फैमिली मेंबर कई बार मेरे पास तो ऐसे केसेस आए हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। प्रॉब्लम जो है वो उस मुखिया में है घर का जो वो अच्छा, है ना? हाँ,
वो उसको उसी हेड ऑफ फैमिली पर्सनैलिटी, में। हेड ऑफ द फैमिली जो है, उसको एक्चुअली प्रॉब्लम है। हम्म, और सारे उसकी वजह से सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, तो किसी को एंग्ज़ायटी हो गई, किसी को डिप्रेशन हो गया, तो सबको लेके आ रहा है, वो सबकी एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन सबकी काउंसलिंग और अच्छा। थेरेपी करवा रहा है। लेकिन जब उससे बात कर रहे हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम जो जड़ जो है वहाँ से, रूट जो है वो वहाँ से शुरू होता है, तो उसके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, हाँ। तो उस पे आप काम नहीं कर सकते। तो आप सबकी काउंसलिंग कर रहे हो, थेरेपी कर रहे हो, लेकिन उस पे आप एक लेवल पे थोड़ी काउंसलिंग वगैरह कर देते हैं, थोड़े उसमें कम आते हैं, होते हैं वो ट्रेड्स थोड़े, हम्म, समझता है कि अब वो मतलब खुद भी सफ़र जिसको करता है ना। एक्चुअली जहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो रही हाँ, है, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं होता। वो व्यक्ति उस चीज हाँ, को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। बहुत कॉमन है, मतलब मैं इतना बता रहा हूँ, बहुत कॉमन है। हस्बैंड वाइफ में, वाइफ आ रही है, अभी लेटेस्ट केस है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, फैक्ट्री चलती है काफ़ी बड़ी, और पर वो वाइफ में सेसेशन ले रही है, और मैंने उसको कई बार बोला, दूसरी बार आई है मेरे पास, पिछली बार ही मैंने उसको बोला था कि आपको भी सेशन की ज़रूरत है, हम्म, तो हाँ मैं लूंगा लूंगा, अभी बार टाइम नहीं है, मैं बिल्कुल, अब मैं अपनी वाइफ के लिए और फैमिली के लिए, अगर आप मुझे बोलोगे, हालांकि मुझे तो नहीं लगता, लेकिन आप बोलोगे तो मैं जरूर आऊंगा। फिर दूसरी बार आ गई उसकी वाइफ मेरे पास, वो अभी भी नहीं आया, अभी भी बोलता है सलाह मैं करूंगा, बिजी हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है मुझे, लेकिन मैं आऊंगा। क्यों ऐसा लोगों को लगता है कि भाई सेशन लूंगा या किसी, शायद ऐसा कुछ है कि मैं उनको सेशन ये लेने लगता है, जाऊंगा उनको और लगता है कि मुझे प्रॉब्लम ही सोसाइटी में नहीं है। कोई हंसेगा मेरे नहीं ऊपर। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको एंजाइटी नहीं है ना, उसको ओके। एक्सेप्टेंस ही नहीं है, हाँ। समझिए। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बहुत सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं, मैंने आपको बताया, ओसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर, हम्म, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एक होता है बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ओके। ऐसे तमाम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, और इसके दो तीन जो कॉमन मैंने आपको बताए, ये बहुत कॉमन है। तो ये अब यंगस्टर्स में बहुत देखने को मिलेगा आपको, जो अब जो रिलेशनशिप की इशूज की जो अपन बात करते हैं ना, हम्म। तो आपको दिखेगा कि इनमें ज़्यादातर जो है बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले केसेस होते हैं। ओके। बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, सेल्फ हार्म की टेंडेंसी होती है, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, पजेसिव होते हैं, ऑब्सेस्ड होते हैं। तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तुझे हाँ, छोड़ तो वो दूंगा। पार्टनर जो है वो बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप, जित अगर मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप का कहीं भी कोई मिल रहा है ना, उसमें एक ना एक पार्टनर या दोनों पार्टनर आपको कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से सफर करते हुए जरूर दिखेंगे, अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वालों में दो तीन चीजें बड़ी कॉमन है, जो लोगों के लिए अच्छा रहेगा अगर वो जानेंगे तो। हम्म। एक तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले कहीं ना कहीं उनका चाइल्डहुड जो है ना, वो सफरिंग में रहता है, उनके पेरेंटिंग में कोई प्रॉब्लम होती है, या तो, हम्म। या उनको कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज थे, जो मतलब बचपन में, जब मैं बात कर रहे हैं सोल लर्निंग की या इस तरह के, तो उनकी सेल्फ स्टीम डेवलप नहीं हो पाती प्रॉपर तरीके से, तो वो अपनी एक अलग तरीके की पर्सनैलिटी डेवलप कर लेते हैं, या फिर कोई ट्रॉमा हुआ उनको चाइल्डहुड में। तो जो पर्सनैलिटी ऐसे ग्रो होती है ना, जिस तरह से, वो उस तरह से ग्रो नहीं हो पाती। जैसे अपन एक पौधे को पूरा नर्चर देते हैं, उसको हम्म। प्रोटेक्शन देते हैं, तो पौधा प्रॉपर ग्रो करता है। अगर हम उसको प्रॉपर नर्चर नहीं मिल रहा है, उसको हम्म। प्रॉपर केयर नहीं मिल रही है, तो वो पौधा उतनी अच्छे से हेल्दी तरीके से डेवलप नहीं होगा, है ना? ऐसे ही पर्सनैलिटी के साथ भी है। तो फिर वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड तरीके से, डिस्ट्रक्टिव तरीके से वो पर्सनैलिटी डेवलप होती है अपने तरीके से। तो या तो वो रिबेलियस हो जाएँगे, या फिर बहुत ज़्यादा हर चीज में अ, टकराव आप महसूस मैं करेंगे। जो है उसका, मैं बहुत हाई, ईगो बहुत हाई हो जाएगा उनका। तो इस तरह की कुछ मैंने चीज़ें जो देखने किया को, वही सही है। वही सही है। तो पर्सनैलिटी एक तो ये कॉमन होता है, दूसरा उनको एडजस्टमेंट इश्यूज़ होते हैं। चाहे वो फैमिली में हो, रिलेशनशिप में हो, जॉब में हो, एडजस्टमेंट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसमें एसोसिएटेड डिप्रेशन, एंग्जायटी देखने को मिलेगी। क्योंकि ओके, अगर ये आप क्या किसी के होता है? साथ एसोसिएटेड, मतलब उस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ में एंग्जायटी डिप्रेशन ही मिलेगा आपको। वो ओके। आते हैं एंग्जायटी डिप्रेशन के लिए कई बार हमारे पास, पर होती पर्सनैलिटी डिसऑर्डर साथ में। तो क्योंकि अगर वो आप एडजस्टमेंट इश्यूज जब उनको आते हैं, तो वो इमोशनल वो भी होता है ना, हम्म। कहीं ना कॉन्फ्लिक्ट, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट भी आते हैं ना। एक तरफ तो आप उसको डोमिनेट कर रहे हैं, पर अंदर से भी आप दुखी रहोगे, जो आप चाह रहे हो वो चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं, क्योंकि सामने वाला भी आपको एकदम ऐसे गुलामी तो करेगा नहीं आपकी। तो वो एडजस्टमेंट इश्यूज की वजह से इमोशनली आपके अंदर भी अप्स एंड डाउन आएंगे, तो उससे डील नहीं कर पाते, डिप्रेशन एंजाइटी में चले जाते हैं। तो ऐसा होता है। तो एक तो सेल्फ हार्म की टेंडेंसी इसमें देखने को मिलती है कुछ में, हम्म। एडजस्टमेंट इश्यूज तो बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। चाइल्डहुड कहीं ना कहीं उनका सफरिंग होता है, सफर इसलिए उनका किसी या कोई जो ट्रॉमा होता है, यंग हाँ। एज है वो बहुत यस, इफेक्ट करता है उससे। यस। मेरे पर्सनल लाइफ में मैंने जब मैं जॉब में था तो मैंने ऐसा, अब मुझे नहीं पता क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उसमें, हुँ, तो पर जो व्यक्ति था, नाम नहीं लूंगा, पर मेरे कलीग ही थे। एंड उन्होंने मुझे कहा था कि बचपन में उनको, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड से नेचुरली लिखते थे, हुँ, तो उनको डिसअलाउ करते थे, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में बोला जाता है कि भाई राइट हैंड से करना है, या हाँ, आपके दाएं हाथ से करना शुभ माना जाता है, लेफ्ट से अब नहीं करना चाहिए। जो जो अच्छी चीजें होती हैं वो, हुँ, है ना, जैसे आप काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो आप राइट हैंड से करिए। हुँ,
तो क्योंकि उनका लेफ्ट नेचुरल था, उनको फोर्स किया राइट से लिखने के लिए, एंड उनके ब्रेन में फिर वो केमिकल लोचा हो गया, हुँ, स्टैमरिंग का प्रॉब्लम हो गया। हुँ। वो भी राइट ब्रेन वाला ही बच्चा था एक्चुअली। एंड वो काफ़ी, और जो आपने अभी बात क्रॉस उठाई थी कनेक्शन कि वो होता है ना, एग्रेसिव, क्रॉस कनेक्शन होता है। हमारा जो हाँ, लेफ्ट ब्रेन है, राइट ब्रेन से कंट्रोल होता है और राइट ब्रेन जो लेफ्ट ब्रेन से कंट्रोल होता बायोलॉजिकली, है। हाँ, बायोलॉजिकली। तो वो काफ़ी ऐसे देख के नहीं लगता था कि बहुत एग्रेसिव है, हुँ, पर खेलते समय और कभी जैसे आप मीटिंग में हैं, तो सडनली उनकी बात को अगर आप कॉन्फ्लिक्ट करें या आप उनको काउंटर करें, जो कि नॉर्मल है, आप तो स्टैमरिंग बढ़ उसमें, जाती होगी। हाँ, तो स्टैमरिंग बहुत बढ़ जाती है, या तो वो बहुत एग्रेसिव हो सडनली कि भाई ये क्यों हुँ, मान नहीं रहे मेरी चीज़ को, तो सडनली जो हाव-भाव है, वो एकदम बदलने लगते हैं। तो मुझे लगता है ये भी एक कारण है कि बिल्कुल। जो हमारा कल्चर है, हम उसको अगर एनफोर्स करें। तो फ्लाइट एंड फाइट वाला कंडीशन हो जाता है, या तो भाग जाओ हुँ, या लड़ो, तो वो ऐसे होता है, या तो फिर वो भागता जाता है उस सिचुएशन से, या लड़के आपको डोमिनेट कर देगा। वो एक्चुअली वो दोनों ही टेंडेंसी जो है ना, अवॉइडेंस टेंडेंसी है। वो रियलिटी को स्वीकार ना करते हुए, उससे प्रॉपर डील ना करते हुए, या तो खुद से भाग रहा है या वो सामने वाले से भाग रहा है। ऐसा होता है। पर ये जो फाइट एंड फ्लाइट वाला केस है, हुँ, ये तो डेली होता है सबके साथ। हुँ, वो कहीं पे भी हो, किसी भी हुँ, वर्क प्लेस पे हो या घर पर हो, कहीं भी हो, स्कूल में, कॉलेज में। हुँ। इसको बैलेंस कैसे करें? देखिए, एज़ ए प्रोफ़ेशनल तो मैं यही कहूँगा कि ये तो सिम्पटम है हमारे लिए। हाँ। तो पहले तो हमको उसको डायग्नोज़ करना पड़ेगा। हुँ, हमको समझना पड़ेगा कि उसका प्रॉब्लम क्या है। तो वो हमारे पास आए, हम उसका प्रॉपर साइकोलॉजिकल असेसमेंट करें। उसके बाद हम ज़्यादा बेहतर तरीके से उसकी हेल्प कर पाएँगे। हुँ, और फिर उसमें जो भी डायनामिक्स निकल के आते हैं, जो भी ट्रेड्स निकल के आते हैं, चाहे वो पर्सनैलिटी इश्यूज़ हों, डिसऑर्डर्स हों, न्यूरोटिक डिसऑर्डर हों, साइकोटिक डिसऑर्डर हों, उन सबको हम प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं और उसी तरह से इंटरवेंशन कर पाते हैं। पर ये ड्यूटी किसकी है कि ये आइडेंटिफ़ाई करें? जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं हुँ, जब रिसर्च कर रहा था इस डिस्कशन के लिए, तो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे। और नॉर्मली हम वीडियोज़ देखते हैं तो हम देखते हैं भाई, शाहरुख खान ने ये बोला कि भाई ज़िंदगी में हारोगे तो ये आप उससे सीखोगे, हार से ज़्यादा सीखने को मिलता है। हुँ, माधवन बोलते हैं ऐसा। दीपिका पादुकोण का तो पूरा प्रोग्राम है मेंटल हेल्थ के ऊपर। हुँ, विराट कोहली जो कि आजकल आइडल हैं हुँ। सभी बच्चों के लिए। तो उन्होंने भी कहा कि भाई कन्वर्सेशन आप करिए, कम्युनिकेशन करिए, इससे आपको रिज़ॉल्यूशन मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। पर सिर्फ़ हमेशा हाँ, कम्युनिकेशन से ही रिज़ॉल्व होता है क्या? नहीं, नहीं, कम्युनिकेशन आपको एक एक वे देता है। बातचीत हमेशा ज़रूरी है। बातचीत चाहे आप खुद कर रहे हों या सामने वाला आपसे कर रहा हो। अगर आप किसी तरह इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम होता है कि आप, अगर सामने वाला सफ़र कर रहा है, तो आप उससे बात करो। हुँ, उसको उसका मौन तोड़ने की कोशिश करो, समझो उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको मोटिवेट करो बोलने के लिए, बात करने के लिए। आप कुछ प्रॉब्लम सफ़र कर रहे हैं, तो आप बताएँ, अपने जो भी नियर डियर हैं आपके, हुँ, उनको ज़रूर बताएँ, अपने फैमिली मेंबर को बताएँ, अपने दोस्तों को बताएँ कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या फ़ील करते हैं। अभी लास्ट टाइम की जो मेंटल हेल्थ की थीम भी यही थी, हुँ, हुँ, लेट्स टॉक टू मेंटल हेल्थ। हुँ, तो हमेशा कम्युनिकेशन को मेंटल हेल्थ में सबसे प्रायोरिटी पे रखा जाता है। जो हमें थेरेपी जो हम जो देते हैं, वो भी टॉक थेरेपी उसमें बहुत सारा पार्ट रोल रोल प्ले करती है। तो कई बार क्या हो कि बाहर एनवायरनमेंट में वो चीज़ें उसको नहीं मिल पाती, इसलिए उसको प्रोफेशनल के पास आना पड़ता है। हुँ, क्योंकि 4-5 चीज़ें होती हैं जब आप किसी के साथ कुछ कम्युनिकेट करते हो, हुँ, एक्सप्रेस करते हो, तो वो एश्योरेंस आपको चाहिए होता है। एक तो सामने वाला ट्रस्टवर्दी हुँ, हो सकता है आपका दोस्त है, वो आज आपके लिए ट्रस्टवर्दी है, कल आपका दोस्त ना रहे, तो करेक्ट। आपको ये डाउट रहता है। हुँ, फैमिली मेंबर फैमिली मेंबर के साथ में कई बार कंडीशनल होता है फैमिली का। हाँ, या आप अच्छे हो तो बच्चा बच्चा अगर अच्छा पढ़ रहा है माँ तो ज़्यादा फैमिली डाँटती है तो माँ अच्छी नहीं है, हाँ, कंडीशनली उस समय के कंडीशनल लिए। हाँ। नहीं, और माँ भी एक्सपेक्ट करती है ना आपसे कुछ, तभी वो आपके साथ अच्छी होगी। अगर नहीं तो आप नहीं कर रहे तो वो आपको जज करेगी और बोलेगी नहीं आपकी गलती है इसमें, करेक्ट, है ना? करेक्ट। तो कंडीशनल होता है। आप सामने वाले से बात कर रहे हो, तो वो उसका एक्सपर्ट है कि नहीं? आपकी बात वन वे तो है लेकिन वहाँ से सॉल्यूशन नहीं आ रहे हैं, हुँ, ठीक है? एक्सपीरियंस्ड है कि नहीं? नॉन जजमेंटल है कि नहीं? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं पर वो एक काउंसलर के पास, एक साइकोलॉजिस्ट के पास आपको मिलती हैं। पर क्या पेरेंट्स कॉन्फिडेंस इसमें एक्सपर्ट नहीं कॉन्फिडेंशियलिटी होते? रहती है। पेरेंट्स क्योंकि एक्सपर्ट पेरेंट्स नहीं तो होते। नहीं, बचपन से ही पेरेंट्स जानते हैं वो बच्चे कई को। बार पेरेंट्स भी जजमेंटल हो जाते हैं ना। उनको लगता है तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम मोबाइल ज़्यादा चलाते हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब कई बार उनको लगता है मोबाइल चला रहा है, अब वो मोबाइल क्यों चला रहा है उसकी 2 वजह होती हैं। हुँ, एक तो एडिक्शन होता है, हालाँकि मैं एडिक्शन को भी डायरेक्ट नहीं मानता, इनडायरेक्ट ही मानता हूँ, कि वो अच्छा। कहीं उसको मज़ा नहीं आ रहा है इसलिए वो मोबाइल में मज़ा वहाँ ढूँढ रहा है, ठीक है? और फिर उसकी दूसरा आदत लग दूसरा जाती होता है कोपिंग। है। हुँ, जब वो खाली रहता है तो उसका दिमाग चलता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन जैसे मैं सिम्पटम्स उसे बोर हो रहा होते हूँ हैं। तो
तो फिर वो क्या करता है, कोप करने के लिए उसमें चला जाता है, हुँ, तो उसको थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। तो कोपिंग बहुत तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नेगेटिव कोपिंग में जैसे लोग स्मोकिंग करने लगते हैं, ड्रिंक करने लगते हैं, सब कोपिंग है, अरे नेगेटिव कोपिंग है। हुँ, हुँ। कुछ लोग म्यूजिक सुनने लगते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन करने लगते हैं, ये पॉजिटिव कोपिंग है। तो आप कोपिंग क्या यूज कर रहे हो, यही बहुत डिपेंड करता है कि आप, कि वो आगे जाके वो आपको किस लेवल पर नुकसान कर सकता है। ये प्रोफेशनल हेल्प लेना एक सबसे अच्छा तरीका है कि आपको किसी कोपिंग की जरूरत ना पड़े, आप उससे जिस चीज सफर कर रहे हैं उससे बाहर आ जाए। अब हमने स्टूडेंट्स की बात करी, यंग एज लोगों की बात करी, बट क्लिनिकली भी और बायोलॉजिकली प्रेग्नेंट वुमेन में पोस्टपार्टम इश्यूज में भी होता है बहुत। हम्म, और उसमें मेंटल हेल्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। हम्म, तो पहले तो ये होता क्यों है, हम्म। और हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। होता क्यों है, उसके बायोलॉजिकल कारण है, हार्मोनल कारण है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो सब बहुत सारी, बहुत कॉमन है ये, बहुत सारी महिलाओं में ये डिप्रेशन देखने को मिलता है। और इसकी कई बार साइकोलॉजिकल रीजन भी होते हैं कि उसको जो प्रेगनेंसी का टाइम रहता है ना, उस समय बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करती है आपसे, एक केयर एक्सपेक्ट करती है, इमोशनल सपोर्ट एक्सपेक्ट करती है। उसकी उसके हस्बैंड की लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बराबर ऑफिस जा रहा है टाइम से, जो रूटीन था वैसे ही रूटीन में कोई फर्क वैसे नहीं ही आया चल रहा उससे, है। वैसे ही चल रहा है। लेकिन वो वहां पर 9 महीने तक, जो कम से कम 6 महीने तो कम से कम वो एकदम कट जाती है। जैसे कोविड में अपन चले गए, 2 महीने निकालने मुश्किल हो जाती है अपने लिए। हम्म, तो वो तो बाहर भी नहीं जा पा रही है, लिमिटेड हो गई है उसकी लाइफ। तो उस समय कम से कम वो चाहती है कि पैम्पर करें, फैमिली मेंबर्स को थोड़ा केयर करें, अटेंशन दें, बात करें, सपोर्ट बात करें। करें, सपोर्ट करें। तो वो उसको कई बार नहीं मिल पाता, टाइम मांगता है व्यक्ति। टाइम मांगता है। और फीमेल्स में तो बहुत ज्यादा रहता है कि उसको टाइम चाहिए होता है, उसको बात करने को चाहिए होता है। तो अगर आप वो टाइम दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप उसको केयर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं, तो वो पूरी पॉसिबिलिटी है कि उसको बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है कि उस तरह के उसमें जाए। कोई हार्मोनल कारण ना हो, कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स उसमें इन्वॉल्व ना हो, बायोलॉजिकल कारण ना हो। और अगर वो हो जाता है तो उसके बाद कई बार आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, हम्म, क्योंकि वो जो वाइफ है ना, वो ये बोलती है कि उसको प्रॉपर केयर सपोर्ट इमोशनली नहीं मिला और इसलिए ये उसको ऐसा फील हो रहा है। हम्म। जबकि पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, इसकी वजह से उसको ऐसा फील हो रहा है, ये नहीं समझ पाती कई बार। तो हम बेसिकली जो कॉज है हाँ, उसको उसको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं हाँ, खुद से। हाँ, पेशेंट खुद कर देता है ये। खुद कर देता है। उसको एहसास नहीं होता ना, बायोलॉजिकल कारण है। हम्म। उसको ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से मुझे, केमिकल चेंजेस की वजह से मुझे पोस्टपार्टम डिप्रेशन हुआ है। उसको लगता है कि मुझे केयर, सपोर्ट, इमोशनल वो नहीं मिला है। तो दोनों बातें मतलब जुड़ी हुई हैं आपस में, बहुत सारी चीज़ें इसमें। अब वो व्यक्ति तो उससे बाहर नहीं आ पाएगा, हुँ, फैमिली को इसको बाहर लेके आना यस, पड़ेगा। उसको तो वो आइडेंटिफ़ाई कैसे, करना। करें वो। पहले तो बात करें, अगर खुद भी सफ़र कर रही है तो बात करें, बताए कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। एक्सेप्ट करें उस चीज़ को कि हाँ, वो कुछ चेंजेज़ हो रहे हैं, उसको प्रोफ़ेशनल हेल्प की ज़रूरत है। तो फैमिली मेंबर्स को बताएँ, फैमिली मेंबर्स खुद अंडरस्टैंड करें उसको कि ये जो कर रही है, इसके बिहेवियर में चेंजेज़ जो आ रहे हैं, नेगेटिविटी जो आ रही है, इसमें इसको एक प्रोफ़ेशनल हेल्प की ज़रूरत है। तो उसको कन्विंस करें, उससे बात करें और फिर उसको एक प्रोफ़ेशनल हेल्प के लिए लेके जाएँ। अच्छा, ये एक एक शब्द अभी जो आपने इस्तेमाल किया था कि भाई एक्सेप्ट करें, हुँ, ये मुझे लगता है कि बहुत डिस्कार्डेड वर्ड हुँ। है ना। और वो है इसका मूल जड़ तक जाने की मेरे ख्याल से एक तरीका हो सकता है, पर क्यों नज़रअंदाज करते हैं हम। एक्सेप्ट कर लेना मतलब क्या होता है। एक्चुअली मेंटल हेल्थ को इस तरह देखा जाता है, कोई वीकनेस है हाँ, या हमारी कोई गलती है। हाँ। लोग इस तरह से हम सोसाइटी में बात करते आते हैं ना, जब वो किसी को बताने जाते हैं कि भाई मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, कि डिप्रेशन फील हो रहा है मुझे, तो लोग ऐसे बोलते, तुम्हें किस बात का डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन किसी बात पे ही हो सकता है, बिना बात के तो डिप्रेशन तुम्हें नहीं हो हो ही नहीं सकता। सकता है। कि हमको देखो, हमने अपनी लाइफ में कितना कुछ किया है, कितना तू टफ ज़्यादा टाइम सोचता था। है, ऐसे हाँ, तू बोलते हैं। ज्यादा सोचता है। हाँ, ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं, वो सोचता हम खुद लोग से नहीं। डेली डेली उसके मुझे उसके लिए लगता है उसके ये हाथ में नहीं है ये कि वो, डेली बोलते हैं हम। हाँ, ज़्यादा लोड मत ले। ज्यादा सोच मत। हाँ, सोचता क्यों है ज्यादा? अब उसके हाथ में होता तो वो खुद ही बटन बटन बंद कर देता ना, बटन होता तो बटन नहीं है इसका। तो वो समझ नहीं पाते लोग कि वो जो ओवर थिंकिंग हो रही है वो सिम्टम है। हुँ। वो उसको जो डिप्रेशन आ रहा है, ये एक प्रॉब्लम है। एक्सेप्ट करना भी चैलेंज हो जाता है। हाँ, तो व्यक्ति खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता, कि उसको लगता है ये उसकी, लोग उसको जज करेंगे कि मैं वीक हूँ, कमजोर हूँ मेंटली। मतलब हम उसको है ना, अपने समझना चाहिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाला डिफरेंस है ऐसा। हुँ, तो ब्रेन होता है, एक तो माइंड होता है। तो वो ब्रेन जो है, हम उसको मान लेते हैं कि हमारी जो ब्रेन की एक्टिविटीज है ना, वो हमारी प्रॉपर नहीं है, कम है दूसरों से, ऐसे जज किया जाएगा हमको। और माइंड तो ऐसा है ना कि भाई सबके साथ इमोशनल प्रॉब्लम होती हैं, सबके साथ होती हैं, तो उसको ऐसे ऐसे नहीं देखते कि मन की समस्या है और मेरा मन ठीक नहीं है, मुझे मन को सही करना है।
तो फिर टैबू नहीं बनेगा इतना। लेकिन उसको हम क्या ब्रेन से जोड़ लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे अंदर से इंटेलिजेंस की कमी है, हमारे कॉग्निशन की कुछ कॉग्निटिव फंक्शनिंग की प्रॉब्लम है। तो वो ऐसा हमको जज करेंगे कि हमको अ, मैं वीक हूँ या मैं एबनॉर्मल हूँ। ऐसा सोचना नहीं चाहिए, तभी एबनॉर्मल हूँ, तभी हाँ, मुझे लगता है कि एक्सेप्टेंस आसान होगा, तब आसान होगा। फिर अगली प्रक्रिया या हाँ, अगला स्टेप यस, पॉसिबल यस, होगा। यस। हमको बड़ी गंभीर क्रॉनिक इलनेसेस हो जाती हैं, मतलब बड़ी हाँ, सीवियर इलनेसेस हो जाती है फिजिकली, तो हम आराम से बता देते हैं मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ है हाँ, भाई, आराम से चले जाते आराम हैं, से बता देते हैं एमआरआई करा लेते कि हैं, मेरे सब मेरे सब ब्रेन में स्कैन अरे करा ब्रेन लेते में मेरे को वो आ गया है कुछ, हैं। हुआ है उसकी डॉक्टर ने ये हाँ, बोला है अभी हम हाँ, और 4 टेस्ट कराएँगे और हाँ, हाँ, बड़े ट्रीटमेंट आराम स्टार्ट से हो बता देते हैं। जाएगा। लेकिन अगर आपको जरा भी एंजाइटी हो गई, एक पैनिक अटैक आ गया, तो भी आप नहीं बताओगे किसी को कि मुझे पैनिक अटैक आया है। वो पूरा अकेले में होता है, हाँ, अंधेरे में या कहीं तो हाँ, आप कोने में बैठे हैं। नहीं पैनिक अटैक कहीं भी हो सकता है, पर छुपाते हैं लोग उस पैनिक अटैक को, बताते नहीं है कि उसको घबराहट हो रही है, बेचैनी, अलग चले जाएंगे, छोड़ के निकल जाएंगे साइड में। 10-15 मिनट के लिए आता है वो, उसे डील कर लेते हैं, बाहर पता नहीं चलने देते किसी को। ये आगे और ये बताएगा मुझे कि लगता मुझे है अच्छे एंजाइटी हो रही है। अच्छे से अच्छे व्यक्ति को होता है इसमें बिल्कुल, कितना अमीर है या कितना बॉडीली मैं तो बोल शक्तिशाली रहा है हूँ ये कि डिपेंड नहीं ज्यादातर करता है। ज्यादातर उन्हीं लोगों को होता है जो बड़े बड़े लोग हैं, जो कुछ अलग अपनी लाइफ में आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं, वो सब राइट ब्रेन वाले लोग हैं, ज्यादा इमोशनल है, ज्यादा सेंसिटिव है, उनमें ज्यादा मिलेगा आपको। लेकिन वही लोग कम आते हैं, क्योंकि उनका एक सोशल वो इमेज है ना, वो सोशल इमेज ब्रेक ना हो जाए, परिवार में उनकी इमेज ब्रेक ना हो जाए, उनके दोस्तों में उनकी इमेज ब्रेक ना हो जाए, कि वहां पे तो बहुत टफ माइंडेड और बहुत ऐसा दिखता है कि सक्सेसफुल आदमी है, ये इसको कैसे डिप्रेशन हो सकता है, हम्म, इसको कैसे एंजाइटी हो सकती है, तो वो लोग ज्यादा छुपाते हैं, इसलिए बड़े बड़े लोग सीधे पता चलता है यार तो अच्छा वाला था, सुसाइड कर ली, इसको तो प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसे बहुत सारे हमारे इंदौर में बड़े बड़े केस हुए हैं, आपको पता है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थे इंदौर के, सुसाइड कर लिया। कि अब ये सुसाइड कर सकता, फिर तो कोई भी सुसाइड कर सकता है। ऐसी बात हुई है इंदौर में, अच्छे जैसे लोगों ने जब सुसाइड किया है। कि मैं हाँ, जब नाम नहीं लूंगा ये मैं। इतनी अच्छी हालत में ये हाँ, कर मैं नाम सकता नहीं है, लूंगा, तो हमारी हालत तो हाँ, बहुत खस्ता है, तो तो हम तो बहुत पहले कर लेना चाहिए हमको था। भी यही करना चाहिए। हाँ, फिर और वो हो जाता है, एक तरह से जनरलाइज हो जाती है चीजें कि यार। पर क्या सोशल मीडिया भी हालांकि कारण तो है, हम उस पे बात नहीं करेंगे कि उसको एस्टैब्लिश करने में हम समय लगाएंगे कि भाई सोशल मीडिया के कारण ऐसा हो रहा है, यूट्यूब के कारण, इंस्टाग्राम, टिकटॉक के कारण। पर हम कुछ केसेस अगर लें, है ना, हम्म, कि भाई जैसे एक अ, बहुत अच्छी सोशल मीडिया, हालांकि मैं नाम नहीं लूंगा हम्म, क्योंकि गलत हो जाएगा उनका नाम लेना उनकी फैमिली के लिए। और पर ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो हम्म, मतलब मल्टी बिलियनर बोलते हैं हम लोग, हम्म, है ना, आप हम्म, मतलब आप सोचो इतने उससे ज्यादा पैसा, फेम, हम्म, फॉलोइंग, और हम्म, लोग आपको आइडल मानते हैं। हम्म, और ऐसे लोग सुसाइड करते हैं 17 साल की एज में, 26 साल की एज में, जो कि हम्म, कोई एज नहीं, अभी तो जिंदगी बहुत है हम्म। आगे, है ना। तो वो ऐसा करते क्यों है, मतलब आपकी तो लाइफ पूरी सेट है ना, जिसको हम बोलते हैं। इसमें इमोशनल कारण भी होते हैं, कई रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, हम्म, कि आपने लाइफ में बहुत फेम पा लिया। अब आपको मैं समझाता हूँ आपको कि आप मैस्लो की एक थ्योरी हायरार्की है, हर आदमी की लाइफ में वो होती है, इफेक्ट करती है ये चीज, आप सबको ये हेल्पफुल भी रह सकती है, कि उनने ऐसे पिरामिड से समझाया उसको। किसने? अब्राहिम मैस्लो एक अब्राहम हाँ मैस्लो। ओके। साइकोलॉजिस्ट हुए, हम्म, तो उनकी नीड थ्योरी है, मोटिवेशनल थ्योरी भी बोला जाता है उसको। ओके। तो उसका सबसे नीचे का जो पायदान है, उसमें आती हैं हमारी बेसिक नीड्स। आप बच्चे ओके। की बात करो या बड़े की बात करो, दोनों में हम्म, मिलेगी वो आप। हम्म, तो सबसे पहले आदमी अपना पेट भरना चाहता है, बच्चा भी पहले रोता है दूध के लिए, करेक्ट। ठीक है। हम भी गरीब से गरीब आदमी भी सबसे पहले सोचता है कि मेरा पेट भर जाए, मेरे घर वालों का पेट भर जाए, पहले सबसे पहली रोटी प्रायोरिटी कपड़ा सब। मकान, नहीं, अब अभी बेसिक। बात मैं सिर्फ अच्छा, वो भी नहीं है, रोटी कर रहा सिर्फ हूँ, रोटी की है अभी। अभी तो बात रोटी कर रहा हूँ। हम्म, तो वो सारी चीज हर व्यक्ति को मिलेगी, तो वो हो सकता है उसका पूरा जीवन से रोटी में निकल जाए, वो अपनी बेसिक फुलफिलमेंट से ऊपर ही ना बढ़ पाए। हम्म, दूसरी नीड आती है सिक्योरिटी की नीड। हम्म, जब वो फिर पेट भर जाता है बच्चे का, तो माँ को ढूंढता है, हम्म, सिक्योरिटी। हम जब पेट भर जाता है, हम मकान ढूंढते हैं, हम्म, मकान हो जाए, ठीक है। तो वो सिक्योरिटी लाइफ में आ जाए, प्रॉपर एक इनकम शुरू हो जाए, तो वो है सिक्योरिटी की नीड। फिर इसके बाद जब सिक्योरिटी नीड फुलफिल हो जाती है, उसके बाद आती है लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड। हम्म, तो फिर आपको प्यार चाहिए, फिर हम्म। आप अपने उससे बाहर निकल के दोस्त बनाओगे, गर्लफ्रेंड सोसाइटी का अपना दायरा गर्लफ्रेंड बढ़ाओगे। बनाओगे। लेकिन अगर आपकी वो बेसिक दो नीड फुलफिल नहीं हुई, तो आप उससे ऊपर की नीड पे नहीं जाओगे, हम्म, आपका जीवन उसी लेवल पे चल रहा होगा, हम्म, ठीक है।
फिर जब उस लेवल पे आप आ जाते हो, जब आपको एक प्यार मिल जाता है, आपको चाहे घर वालों से मिल जाए या गर्लफ्रेंड से मिल जाए, कहीं से भी आप उसको फुलफिल करना चाहते हो, हम्म, तो कुछ लोगों को वहां पर भी आप देखो फिक्सेशन हो जाता है। वो बस वही ढूंढते रहते हैं, प्यार ही ढूंढते रहते हैं लाइफ में। घर में नहीं मिला तो बाहर ढूंढेंगे, गर्लफ्रेंड में ढूंढेंगे, गर्लफ्रेंड से नहीं मिला दूसरी गर्लफ्रेंड में ढूंढेंगे, पर वो प्यार की फुलफिलमेंट हो नहीं पाती है। जब वो हो जाता है उसके बाद उनको चाहिए होता है सोसाइटी में एक्नॉलेजमेंट, मान। मान सम्मान पद, तब सोसाइटी उनको जाने। ठीक है, जब वो उस लेवल पे भी उसको फुलफिल कर लेते हैं कि अब उनको लगता है कि हाँ चलो अब हमारा एक समाज में सोसाइटी में एक नाम हो गया, पद हो गया, एक्नॉलेजमेंट हो गया, रिकॉग्निशन मिल गया, उसके बाद सबसे लास्ट आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का नीड। जो सबसे लास्ट में बहुत कम लोग पहुंचते हैं वहां तक। सबका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अलग अलग हो सकता है। उन्होंने बोला है कि हो सकता है वो एक चित्रकार और एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाना चाहता है अपनी लास्ट में, एक कोई बहुत अच्छी मूवी बनाना चाहता है कोई डायरेक्टर, कोई सा ही हो सकता है, उसके स्पिरिचुअल इंटरेस्ट हो सकते हैं, तो वो चाहता है कि मैं एक अल्टीमेट लेवल पर बस उसको एक हमारे एनलाइटनमेंट को मैं अचीव कर लूँ, उसको हो मोक्ष की सकता है तरफ बढ़ूं मैं। हम उसकी तरफ बढ़ूं। तो वो सबका अलग कुछ एक लेवल पर अपने सोसाइटी में एक, और ये कभी भी ट्रिगर हो सकता है। हाँ, ये उस वो नीचे की जब फुलफिल हो जाएंगे उसके बाद ही आदमी पहुंचेगा आता है। उसके बाद उसका मोटिवेशन उसको तब आएगा। तो उसके मोटिवेशन शिफ्ट होंगे। तो अगर उसको मान लो वो इमोशनली स्ट्रगल कर रहा है किसी एक ही चीज से लगातार 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 लगातार, तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है फिर वो। हम्म, उसको पैसा भी आ गया, खूब पैसा है, सक्सेस भी हो गया, पर वो लव का जो है वो फुलफिलमेंट उसको नहीं आ पाया। हो सकता है वहां सुसाइड कर ले। तो ऐसा, मतलब मोनोटोनी से बोर होके भी सुसाइड कर ली। यस, क्योंकि उसको उसका जो मेन था ना कि भाई आपने पैसा क्यों कमाया, इसलिए कमाया कि भाई आपको आपको कोई अच्छा एक प्यार करने वाला मिले, आपको प्यार की आपूर्ति हो जाए, तो आपको लगेगा यार सक्सेस था फिर लाइफ वो में। उसका गोल अचीव नहीं हुआ। पैसे भी इसने खूब कमा लिया, और लेकिन वो उसको वो नहीं कर पाया, तो वो कर लेगा। तो ऐसे बहुत सारी थ्योरीज होती हैं किसी भी उसके लिए। अब ये तो मैं बता रहा हूँ साइकोलॉजिकल थ्योरी है, हम्म, और केमिकल थ्योरी हो सकती है हम्म। कि उसके पीढ़ी में सुसाइड की हिस्ट्री है, उसके दादा परदादा में उनके हाँ, किसी ये भी भाई ने होता है। उनके बच्चे ने सुसाइड किया था। सुसाइडल टेंडेंसी। सो सुसाइडल ट्रेट्स उसके अंदर वो मेंट उसको बायोलॉजिकली उसके अंदर आए हैं वो चीज। तो आपको लाइफ में वो सब कुछ सेटल मिलेगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन पता चलेगा कि उसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो सुसाइडल टेंडेंसी उसके अंदर थी, नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो वो इम्पल्स आई और उस इम्पल्स में सुसाइड कर लेता है। तो उसमें ऐसा है, गरीब और अमीर का कोई कोई लेना देना सब नहीं कोई है। लेना देना तो ज्यादातर नहीं, अमीर। फैमिली हिस्ट्री है वो, हम्म। फैमिली हिस्ट्री और सुसाइड का ही। मीडिया में जनरली अमीर जो सुसाइड करते हैं वही तो अब दिखाते हैं। उसकी बात तो करेंगे लोग कि उसने सुसाइड कर लिया, लेकिन उसको ये नहीं देख पाएंगे कि उसकी फैमिली में सुसाइड की टेंडेंसी और हिस्ट्री रही है। अब आप बात कर रहे थे साइकियाट्रिस्ट ने कैसे कर ली सुसाइड, हाँ, मतलब मेरे तो तो हो शॉकिंग है। सकता है कोई बायोलॉजिकल कारण हो, हाँ। कोई ऐसा बायोलॉजिकल कारण हो सकता है, कोई ऐसा इमोशनल कारण हो सकता है कि आपने ठीक है आप बन गए अच्छे साइकियाट्रिस्ट हैं, आप अच्छा नाम है, पैसा भी कमा लिया है, लेकिन आप जिससे प्यार करते थे, जिसको आप चाहते थे वो आपकी लाइफ का हिस्सा बने, उसने आपको चीट कर दिया, उसने आपको हम्म। डिच कर दिया, आपको लगता है अब लाइफ में कुछ बचा नहीं, क्योंकि वो तो आपका संसार था, संसार ही खत्म हो गया आपका, बेमतलब हो गई पूरी कामयाबी, और वो उसके लिए तो उसने कर ली सुसाइड। ऐसी ऐसी एक वो फिल्म आई थी, शायद आपने देखी होगी, काफी प्रचलित थी। डियर जिंदगी करके आई थी। हाँ काफी अच्छा, आलिया बहुत आलिया हाँ भट्ट बहुत और अच्छी शाहरुख मूवी खान की। देखी देखी। इसमें आलिया भट्ट जैसे आप बता रहे हैं कि भाई हम्म, प्यार नहीं मिला, हाँ डिच उसका कर दिया। बचपन से, हाँ फिर वो उसका बचपन का ट्रॉमा उसको हाँ परेशान करने लगता है। हम्म, तब ये जो थेरेपिस्ट है, वो उसकी हेल्प करते हैं। हाँ, तब वो उसको बताता है कि भाई एक्चुअली आप इससे गुजर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ से हुई है, उसका रूट कहाँ है, तो फिर वो डील कर पाई उससे। हम्म। फिर वो गई वहां पर, उस जहाँ उसको सही करनी थी चीजें जो, और फिर वो जो थेरेपिस्ट को ही हाँ फिर चाहने लगती है, उनको लगता है हाँ फिर फिर वो वो एथिकली पता है हाँ भाई ये एथिकल नहीं है। नहीं, वो फिर उसमें आता है ना हमारे उसमें हमारा गाइडलाइन है, उसको उसको फॉलो करते हैं, वो उसको उसको ब्रेक नहीं कर सकते, हम्म। इसको बोलते हैं और वो बहुत नेचुरल मूवमेंट है कि हाँ हाँ जहाँ आपको हीलिंग मिलेगी आप हाँ उसी को हाँ, पसंद करने लग बिल्कुल जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर वो आपने देखा उसमें उसने बिल्कुल डिनाई कर दिया। हाँ, उन्होंने उन्होंने पिक्चराइजेशन में भी उनको रियल जो होता है वही उसको रखा है, भाई ये ऐसे होता है, अनएथिकल ग्राउंड से है, ये ऐसे नहीं कर सकते हैं इस यस चीज को। यस। मतलब बहुत इन डेप्थ, और देखा जाए तो बहुत सरल है डील करना, पर पर डील होता नहीं है। मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस हाँ बहुत इन डेप्थ है, क्योंकि नहीं, डील हो ऑब्जर्वेशन जाते में हैं नहीं आते सही, हैं। नहीं ऐसा नहीं है चाहे वो बायोलॉजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, इमोशनल हो, सॉल्यूशन तो है। अच्छी बात ये है, हम्म, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा तो 100% तो कभी भी कोई भी चीज नहीं होती है ना, थोड़ा उसमें वो रहता ही है मार्जिन। तो अपन ऐसा नहीं कह सकते कि 100% पेशेंट्स को 100% ही ठीक किया जा सकता है, करेक्ट। ठीक है, लेकिन परसेंटेज बहुत ज्यादा है। अगर 100% लोग इलाज के लिए आ जाएं,
तो उसमें से 95 से 97% लोगों को 70 से 100% ठीक किया सकता है। ओके। पर इसमें अभी संजय जी बहुत सारे जब से ये स्टार्टअप्स का बूम आया है हुँ, ना? तो लोगों ने इसको भी एक सेक्टर बनाया है हुँ, कि आप ऐप यूज़ करिए, हुँ, फिर आप कॉल करिए अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो। तो मुझे तो पहले तो ये थोड़ा जो ये कॉल करके गुस्सा रिलीव करने वाला है, वो मुझे थोड़ा बचकाना लगता है कि मुझे ऑलरेडी मैं गुस्से में हूँ हुँ। और फिर मैं आपको कॉल करके बताऊँगा मतलब मैं आप आपका गुस्सा गुस्सा मुझ पे उतार दीजिए ताकि आपको रिलीफ़ हो जाए। ऐसा कोई स्टार्टअप है? हाँ, तो ये अच्छा। हाँ, मेरे पास नंबर है अगर आप चाहें तो। नहीं, अपने इंदौर में भी कोई ऐसी जगह है शायद, उसको वहाँ पे तोड़-फोड़ करो आप जाके, वो कोई हाँ, वो है ना, मैंने मैंने एक कैफ़े फ़िल्म में देखा था। कैफ़े है शायद कोई हाँ, ऐसा करीना कुछ। कपूर की एक फ़िल्म थी, करीना हाँ, कपूर और इमरान खान की फ़िल्म थी कि वो हुँ, उसको ले जाती है उसके बर्थडे पे बोले आप फ्रस्ट्रेशन हो रहा है तो आप जाइए और हुँ, जितना कबाड़ है आप उसको एक तोड़िए उसको। कार पे या जो हमर जैसी कार होती है तो आप उस पे चढ़िए और उसको तोड़िए। और बहुत बेसिक चीज़ तो जो बिक रही है इतने सालों से जो स्ट्रेस हुँ, बस्टर बॉल जो होती है हुँ, स्पंज वाली वो हुँ। है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ हो रहा है। बॉल तो काफ़ी बिक गई हैं येलो कलर की, पर अच्छा, उतनी ही डेथ रेट अभी और मूवी उतना में ही दिखाते हैं वो फ्रस्ट्रेशन बॉल बॉल पकड़े रहता हाँ, कोई भी पकड़ के बैठा रहता है और बोलते हैं भाई इससे हो है। जाएगा। ये आपको थोड़ा डाइवर्जन देती हैं। तो कितना कितना ये फेक है ये? कितना मतलब आप नहीं, फेक तो नहीं है, ये टेक्निक्स हैं जो आपको टेम्परेरी रिलीफ देती हैं। हुँ, हुँ। और मतलब ऐप से आप रिलीफ़ कर सकते हो आप नहीं, भाई थोड़ा अब आप किसी घर वाले पे निकालोगे उससे अच्छा है कि आप उधर निकाल लो। हुँ, तो आप यूट्यूब पे हाँ, 4-4 घंटे की प्लेलिस्ट है हुँ, अ काम करके हुँ, CALM हुँ। मैंने भी यूज़ करी है। पर मैंने यूज़ करी क्योंकि मुझे म्यूज़िक पसंद है, नॉट टू रिलीव द स्ट्रेस और वो चल रही है देखिए, मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि आपने जो बात की थी, कहीं न कहीं म्यूज़िक थेरेपी, मेडिटेशन इनको भी माना जाता है कि ये आपको रिलीफ़ देते हैं। रिलीफ़ तो देते हैं, पर ये मोड ऑफ थेरेपी नहीं है और कई बार हम इसको मना भी करते हैं। जैसे मेडिटेशन की अगर मैं आपसे टेम्परेरी बात करूँ, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी एक रिसर्च हुई है, निमेन्स में, बैंगलोर में वो रिसर्च हुई है। कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स आइडेंटिफ़ाई किए गए हैं, जिनको नाम ही दिया गया है मेडिटेशन इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स। मेडिटेशन इंड्यूस्ड डिसऑर्डर यस। अरे मतलब ये तो कमाल का हो गया, ये तो मतलब पूरा तो हाँ, तो विपरीत है। यस, यस। तो मैं हमेशा लोगों को ऐसे उदाहरण समझाता हूँ, जैसे मान लो एक नॉर्मल आदमी यहाँ रहता है, हुँ, डिप्रेशन, एंग्जायटी में आदमी यहाँ चला जाता है, थेरेपी उसको वापस यहाँ तक लाती है, मेडिटेशन उसको यहाँ से भी ऊपर ले जाता है। हर आदमी को मेडिटेशन करना चाहिए, म्यूजिक थेरेपी, योगा, प्राणायाम जो भी है, हर सबको करना चाहिए, तो वो हमेशा यहाँ रहेगा। गिरेगा भी तो यहाँ तक गिरेगा। चूँकि आप नहीं करते थे, आप यहाँ पर थे इसलिए आप गिर गए। तो आपको मेडिटेशन, म्यूजिक थेरेपी ये सब आपको वहाँ नहीं ले जा सकती। थेरेपी आपको यहाँ तक ले जाएगी, फिर यहाँ से ऊपर आपको वो लेके जाएगा। अच्छा। हुँ, हुँ। थेरेपी भी आपको मदद यहाँ मतलब तक आपका करेगी, जो थेरेपी आपको चैलेंज यहाँ है नहीं ले जाएगी। वो सबका अपना अलग-अलग म्यूज़िक रोल के है। लेवल का अभी तक पहुँचा नहीं है, तो आपको थेरेपी पहले चाहिए। पहले आपको थेरेपी चाहिए, तब आप म्यूजिक म्यूजिक सुन पाएँगे। हुँ, कई बार आप डिप्रेशन, एंग्जायटी में कुछ ऐसे सैड म्यूजिक रहते हैं जो आपको और ज़्यादा सैड कर देंगे। वो जो लाइट म्यूजिक आपको और ज़्यादा अलग कर देगा सोसाइटी से। तो आप म्यूजिक से अब जैसे जो हाँ, वो हाँ, अलग से हमारी आप मैं अगर देखूँ तो स्पॉटिफ़ाई पे ख़ास करके और यूट्यूब पे भी ऐसी प्लेलिस्ट हैं हुँ, जो आपको जब आप सैड फ़ील कर रहे हो, तो हुँ। मूड के अकॉर्डिंग है। तो ये मुझे लगता है जो ऑलरेडी मेंटल इश्यू से गुज़र रहा है और जो सीवियर है, उसके लिए तो ये प्लेलिस्ट एक तरीके से खतरनाक हो जाएगी। अगर वो मान लो आपने एक तरह से आपने अपने आप को एक तरह से आईसीयू में डाल दिया कि भाई चलो आपके पास हाँ। फैसिलिटी है, आप हो तो बीमार, पर वो ये है कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप बीमार हो। हुँ, तो आप जब तक उसमें रहते हो आपको अच्छा लगता है, ऐसे बाहर आते हो तो फिर आप क्या उसमें उसी में चले जाते हो। जो बच्चे ज़्यादा एडिक्शन की तरफ जाते हैं, वीडियो गेम में, मोबाइल की तरफ जाते हैं, वो भी तो रिलीव ही है ना। हुँ, हुँ, तो रियलिटी से भागना है, वो रियलिटी से आप भाग रहे हो कहीं न कहीं। हुँ, हुँ, तो कई बार है, मैं हमेशा ऐसा जनरलाइज़ नहीं करूँगा इस चीज़ को। अगर आपको टेम्परेरी सैडनेस आ रही है, अभी कुछ दिनों से आप थोड़े तनाव महसूस कर रहे हैं, आप स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो ऐसा जनरलाइज़ नहीं करूँगा मैं कि आप बोलो कि हमेशा ही आपके लिए वो, लेकिन अगर आपको बहुत सिग्निफिकेंट हो रहा है हुँ, और आपको लग रहा है कि आपको एक प्रोफ़ेशनल हेल्प की ज़रूरत है, तो पहले आपको प्रोफ़ेशनल हेल्प के लिए जाना चाहिए। इससे ट्राई नहीं करना चाहिए कि अपन इससे ट्राई करता हूँ मैं, कि योगा प्राणायाम से ठीक हो जाऊँ, मेडिटेशन से ठीक हो जाऊँ, म्यूज़िक से ठीक हो जाऊँ। जबकि आपको बोल चुका है कोई भी प्रोफ़ेशनल, आपको पता चला कि आप डिप्रेशन, एंग्जायटी में हो, आप थेरेपी लो, आप ट्रीटमेंट लो। आप सोचो नहीं, नहीं पहले मैं इसको ट्राई करता हूँ। तो ये आपके लिए फिर डेंजरस हो सकता है। मैं ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पर बहुत सारे जो लोग हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऐज, हुँ, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बड़े हैं, रेडिट पे यूट्यूब के कमेंट्स में इंस्टाग्राम के कमेंट्स में या इंस्टाग्राम पे
जिस तरीके की रील्स वो कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब कुछ तरीके का सोशल सपोर्ट चाह रहे हैं या वहां पे सपोर्ट ढूंढ रहे हैं वो, और उनका जो फ्रस्ट्रेशन है या वो एक्सप्रेशन वहां पे दे रहे हैं। जैसे रेडिट पे बहुत एक बड़ा थ्रेड है जो इस बात पे चर्चा करता है सालों से। हुँ, लाखों लोग दुनिया के उस पे बात कर रहे हैं कि अगर आप जॉब से हुँ, हैं हुँ, फ्रस्ट्रेटेड हैं जॉब से, हुँ। तो क्या जॉब क्विट करना सही सॉल्यूशन है या नहीं? आप क्या सोचते हैं पर्सनली? खैर मैं तो अभी जॉब में हूं नहीं, तो आई वुड नॉट बी द वन, मतलब मैं करेक्ट पर्सन नहीं रहूंगा उस पर कमेंट कर, बट मेरा पर्सनल ये है कि जॉब स्विच करना हुँ, एक सॉल्यूशन हो सकता है, हुँ। पर जॉब क्विट करना इज नॉट द सॉल्यूशन। ये तो ऐसी बात हो गई कि आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम है, आपने एक और प्रॉब्लम बुला लिया। हाँ। एक्चुअली बात ऐसी है। देखिए आप जैसे बात कर रहे हैं ना अभी कि आप सोशल मीडिया की आपने बहुत अच्छी बात की कि बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया पर इससे ये और ये बच्चे वर्क प्लेस पे हाँ बहुत ज्यादा अभी होता है। अभी अभी ये हो गया है कि अभी बहुत सारी यंग जनरेशन जो है वो अपने इमोशंस भी गूगल करके एक्सप्रेस करते हैं। हाँ, पहले पूरी उसकी वो स्क्रिप्ट बनाएंगे एआई से बात कर रहे हैं। एआई से बात करके इस तरह से अपनी स्क्रिप्ट बनाएंगे और फिर वो उस स्क्रिप्ट से बात करेंगे आपसे। तो उनका पूरा वर्ल्ड जो है ना वो पहले ऑनलाइन हो गया आपका। तो जिन बच्चों में भी प्रॉब्लम होती है ना वो मोबाइल की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं और फिर और ज़्यादा वो प्रॉब्लम उनकी बढ़ जाती है, पूरे डिपेंडेंट हो जाते हैं हम्म, मोबाइल पे। तो उनका सोशलाइज़ेशन कम हो जाता है। सोशल एंग्ज़ायटी बहुत कॉमन देखने को मिलेगी आपको। पढ़ाई में अच्छे हो सकते हैं वो बच्चे, लेकिन आपको दूसरी स्किल्स आपको देखेंगे प्रैक्टिकली वो उसको डील नहीं कर पा रहा है और फिर वो घरवालों को क्या चाहिए होता है? पढ़ाई कर रहा है हमारा बच्चा मतलब आउटस्टैंडिंग रिजल्ट लेकर आ रहा है, हमको और क्या चाहिए? बच्चा सीधा-साधा मैं घर पे रहता है, ज़्यादा दुनियादारी के चक्कर में है नहीं और दुनिया तो कितनी बेकार है। अच्छा हमारा बच्चा तो पढ़ाई से मतलब रखता है, दुनिया से कोई मतलब नहीं रखता और बस हम उसको लेके जाते हैं साथ में अपने ले आते हैं और बढ़िया हम एंजॉय करते हैं, मूवी जाते हैं, होटल जाते हैं, घर में अपने एंजॉय करते हैं। और जब बच्चा अपनी स्कूल एजुकेशन पूरी करता है और जब वो कॉलेज में जाता है और किसी हॉस्टल में उसको रहना पड़ता है तो वो डील नहीं कर पाता उनके साथ। और वहाँ पर मोबाइल भी अलाउ नहीं होते कई जगह। हम्म, उसको आदत ही नहीं है उस चीज़ से डील करने की। तो वहाँ पर फिर वो स्ट्रेस में आ जाता है, सुसाइडल हो जाते हैं कई बार बच्चे। अब पेरेंट्स तो बोलेंगे बेटा तुम इतना अच्छा करते हो, हमने तुम पे कितना वो किया है, इतना पैसा लगाया है और तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम अब करो तो कर लोगे। 90% लाते तो थे। वापस आने की बात ही नहीं करते। उसको ये नहीं बोलते कि अरे बेटा तू छोड़, छोड़ हमको नहीं चाहिए नंबर। हम्म, तो जैसा कर आजा रहा है अच्छा कर होता रहा है। होता हो रहा हो तो हो कर, नहीं हो रहा तो आजा अपन कुछ और कर लेंगे। प्लान बी है अपने पास। हम्म, तो प्लान बी होना चाहिए हर पेरेंट्स के पास एक। बी, सी सब होना चाहिए। कि भाई बच्चे को ऐसा बहुत कंडीशनल नहीं होना चाहिए आपका या बहुत हाई एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए आपके। अगर हाई एक्सपेक्टेशन हो जाएंगे तो बच्चे स्ट्रेस में आ जाएंगे और कई बार बच्चों को खुद के बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस खुद को लेकर होते हैं तो पेरेंट्स तो बोलते हैं हमको कोई दिक्कत नहीं, ये खुद ही इतना स्ट्रेस लेता है। तो उसमें जाना पड़ेगा कि क्यों लेता है ये, इसके पीछे क्या है, कहीं किसी के साथ उसको कंपेयर किया गया होगा, हम्म, कहीं उसको इंसल्ट किया गया होगा, किसी को कंपटीशन महसूस करता होगा। तो वो उस वजह से उसके अंदर वो उसका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो गया कि मुझे दुनिया को साबित करके दिखाना है। मैं पूछता हूँ, पहला सवाल यही करता हूँ कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है और मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये पढ़ने में बहुत अच्छा रहा हूँ मैं, अभी मेरे परसेंटेज डाउन होते जा रहे हैं और मैं उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है मेरा, मैं फैमिली के ज़्यादा प्रेशर दे रही है कि नहीं नहीं मेरा खुद से ही है। तो मैं उससे यही सवाल पूछता हूँ तो किसको किसके सामने साबित करना है तुम्हें अपने आप को? कहीं कुछ ऐसा है जो कभी तुम्हें पास्ट में तुम्हारे जिससे तुम्हें बताना हो अ, कि मैं एक सक्सेसफुल हूँ आज, पहले नहीं था, तुमने मेरी बहुत मजाक उड़ाई है, आज मुझे साबित करना है अपने आप को कि तुम गलत थे। हम्म। ये स्ट्रेस, ये एक्सपेक्टेशन यहाँ पर कई बार बहुत हाई हो जाते हैं। तो हम लोग थिन लाइन डिफरेंस नहीं मेंटेन कर पाते हैं, जैसे किसी ने हमारा ईगो हर्ट किया कि भाई तू ये कर नहीं सकता है, हम्म, और हमने उसको चैलेंज ले लिया, जैसे चैलेंज ले लिया। है ना, और हमने मान लो कर दिखाया, हाँ तो ठीक है। हाँ। पर अगर नहीं हम कर नहीं नहीं कर कर पाए, हाँ तो डिप्रेशन में चलेगी। हम्म, तो अच्छा अब और ये कई बार क्या डिप्रेशन होता है इसमें थेरेपिस्ट क्या एक्सप्रेस भी नहीं करता है? हुआ। अब अच्छा थेरेपिस्ट क्या करता है? हम्म, कई बार वो बंदा खुद भी नहीं जानता कि उसको ये कहाँ से शुरू हुआ। हम्म, तो जब हम सेशंस लेते हैं और जब हम उसको पीछे लेके जाते हैं तो उसके अंदर जो रियलाइजेशन आता है उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ओके, हम्म। जैसे उसको रियलाइजेशन आया कि यार ये कहाँ से हुआ था शुरू, कैसे हुआ था शुरू, उससे वो डिजॉल्व हो जाती है उसकी प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम को ही हम लाइट वेट बताते हैं कि भाई इतना भी इतना भी नहीं है नहीं हाँ। है जितना आप उसको हम्म। इमेजिन कर रहे हैं। और कई बार तो पता चलता है कि उसने जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हाँ, हैं। तो वो जाके देखो पहले उनके जिनने आपसे बोला था वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। तो फिर वो जाके देखता है हाँ सर वो तो पता ही नहीं कहाँ है क्या कर रहे हैं कुछ पर नहीं। मुझे कुछ पर्सनली ज्यादा
दुखद लगता है। और आई फील वेरी पिटी कि जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 16 ईयर्स 17 ईयर्स के यूट्यूबर्स या सोशल हम्म, मीडिया इन्फ्लुएंसर जो ये करते हैं। और एक की सिस्टर ने कमेंट किया था, एक पूरा ब्लॉग किया था उन्होंने कि उनकी जो यंग सिस्टर है उन्होंने सुसाइड कर लिया। हम्म। और उन्होंने लिखा कि उसका एकमात्र गोल था कि मेरे 1 मिलियन या 5 मिलियन फॉलोअर्स कैसे हो जाएं। तो नहीं हो पाया तो उसने कर लिया ऐसा। नहीं हो पाया तो उसने सुसाइड कर लिया। उसको लगा कि फॉलोअर्स कम होते जा रहे हैं, जब बढ़ रहे थे तब तो बढ़िया उसको लग रहा था, हाँ। एक सेलिब्रिटी वाला फील आ रहा था, हम्म, दुनिया सही लग रही थी, वही जो बाहर की दुनिया है वर्चुअल जिसे हम कहते निश्चय। हैं, है ना। तो जिनको कभी वो आपके बर्थडे पे आएंगे नहीं, आप गिरोगे तो आपको मरहम लगाने आएंगे नहीं, आपसे बात करने नहीं आएंगे, वो हक करने नहीं आएंगे, हाथ मिलाने नहीं आएंगे, वो आपको सही लगने लगते हैं, रियल लगने लगते हैं। तो वो उसके कम हो रहे थे, तो कम होते जैसे उसको डिप्रेशन आया, उसने सुसाइड कर लिया। इन स्टूडेंट्स को या इन तरीके के बच्चों को, क्योंकि एक तो ये अनअवॉइडेबल है, आप किसी को आज की डेट में बोल नहीं सकते कि भाई आप सोशल मीडिया पे मत जाओ, तो हम उसके हम्म, बारे में बात नहीं करेंगे, भाई आप हम्म। इंस्टाग्राम में टिकटॉक मत चलाओ, बकवास है। आप आपके बाजू में जो दोस्त हैं उनके साथ ही घूमो। तो क्योंकि ये अनअवॉइडेबल है, इसमें प्रिकॉशन कैसे ले सकते हैं, या उनको तरीका सिखा दें कि भाई डील ऐसे करो इसको। देखिए पहली चीज तो एक एक लाइन डिसाइड करनी होगी कि आपको बच्चों को पर्सनल मोबाइल कब देना है कब नहीं देना है। तो मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि स्कूल गोइंग बच्चों को मोबाइल पर्सनल मोबाइल नहीं देना बट चाहिए। स्कूल तो अभी खुद ही पोइट्री है, मेरी खुद की डॉटर है तो वो खुद ही है कि, और अच्छी खासी नामी स्कूल है। हम्म, और सारे स्कूल में आजकल हो गया हम्म, है कि आप किंडरगार्टन में हैं या हम्म। यूकेजी में है के फर्स्ट से, तो पोइट्रीज और जो पहले आपको टीचर पढ़ाती थी और डायरी में आता था, तो आजकल डायरी में तो नोट आता ही नहीं है, नहीं, तो आपको वो ऐप में आपके आता है सब आपके कुछ। पेरेंट्स के मोबाइल पे आएगा ना वो। आपके पेरेंट्स के मोबाइल को पर, एक्सेस करने का मौका पर अब मिलता है ना पेरेंट्स पेरेंट्स तो बच्चे को देंगे ना, देंगे ना तो दो आप तो बच्चे अपना को तो आदत पर्सनल नहीं देना है। इनडायरेक्टली तो नहीं लगी नहीं रही है। आप दो, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। मतलब आप मोबाइल एक पहली बात दो मत, अगर देना है तो हम्म, अपना मोबाइल दो और अपने कॉमन एरिया में यूज करने की परमिशन होनी चाहिए। हम्म, आपकी नजर में होना चाहिए बच्चा, ऐसा नहीं कि मोबाइल लेके चला गया और अगला अपने कमरे में कुछ भी देख रहा है, तो वो अलाउ नहीं होना चाहिए। और क्या देख रहा है वो पता होना चाहिए, क्या कंटेंट देख रहा है, कितना देर देख रहा है, उस सब पे आपका एक्सेस होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है। अब अपन जैसे बात कर रहे हैं कि भाई इसको अपन बुरा नहीं मान सकते कि, तो अगर वो मैच्योर लेवल पर है, इनफ है और रिस्पॉन्सिबल है, तब आप उसको एक एज के बाद मोबाइल दें। और उसको वो भी आपके पता होना चाहिए कि वो कुछ गलत उसमें यूज ना करे। आपका एक्सेस होना चाहिए रूम में बहुत देर जैसे तक यूट्यूब रूम में। किड्स अकाउंट होता है अलग हाँ से, जिसमें हाँ, वो पेरेंट्स यूज कर मॉनिटर सकते हैं। कर हाँ हाँ, सकते हैं। नहीं बड़े होने के बाद ही बता रहा हूँ, हम्म, 18 साल के बाद भी ऐसा नहीं कि आप एकदम से मोबाइल दे दो उसको। हम्म, उसको पर्सनल मोबाइल दे दो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको उसमें कंडीशन अप्लाई करो कि भाई आप अपने रात में आप लेके जा रहे हो 2-2 बजे तक मोबाइल चला रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है। सुबह लेट उठ रहे हो, वहीं से शुरुआत होती है सारी इन सब चीजों की। तो वो आपको नियम होगा कि भाई सब हम भी अपना मोबाइल रखें, पेरेंट्स भी अपना मोबाइल बाहर रखें, रूम के दूर रखें, बंद बिंज करके रखें। वॉचिंग नहीं करे रात हाँ, तो ये 11-10 बजे के बाद आपका मोबाइल बंद हो जाना चाहिए। ये 11 बजे आपको 1 घंटे पहले आपको मोबाइल बंद करना है, रखना है। और जो भी आप देख रहे हो उसमें, उसमें पेरेंट्स कॉमन एरिया में हो या आप अपने रूम में भी देख रहे हो, तो आप ऐसा नहीं कि आपने कमरा अंदर से बंद कर लिया। पेरेंट्स का एक्सेस आपके रूम तक होना चाहिए कि आपको पता रहे कभी भी आके देखिए बच्चा हमारा क्या देखता है। और अगर उनको लगा कि यार ये गलत कंटेंट देख रहा है, तो आप इमीडिएट मोबाइल नहीं लेना चाहिए। ज्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, मोबाइल ले लेते हैं। छीन लो। पहली बात तो गलती ये थी आपने कम एज में उसको दे दिया, और दूसरी गलती है कि आपने एकदम छीन लिया। फिर आप उसको प्रॉपर काउंसलिंग करो, उससे बात करो क्या प्रॉब्लम है, उससे एक फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप करो। और फिर अगर आपको लगता है वो सिग्निफिकेंट है, जिसके लिए एक तो फिर समय भी लगेगा, हाँ, वो दूसरे दिन तरीका है। वो हाँ, समझ नहीं जाएगा और आपका हाँ, दोस्त एक नहीं ही दिन बनने में नहीं वाला है। समझ जाएगा वो। आप उससे तो ट्रस्ट डेवलप करो उसके साथ अपना, और फिर आप उसको प्रोफेशनल के पास लेके जाओ अगर आपको लगता है कुछ सिग्निफिकेंट है तो। वर्क प्लेस में बहुत ज्यादा होता है आजकल, और हम्म, लिंक्डइन या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स ने तो इसको बहुत ओवर मार्केटेड कर दिया है कि भाई मैं बर्नआउट फील कर रहा हूँ एज अ एम्प्लॉय, हम्म, और एचआर मुझे बराबर ट्रीट नहीं कर रहे हैं, एचआर मेरी सुन भी नहीं रहे हैं। एंड बहुत सारे तो मैंने देखा, इंटर्न्स भी आए थे, हमने खुद ये मतलब एक्सपीरियंस किया हुआ है हमारी कंपनी में। और ये कि इंटर्न्स आते हैं और बोलते हैं कि हमको काम नहीं करना है ना, आप आए तो इंटर्नशिप के लिए, मतलब आप सीखने के लिए आए हैं। हाँ, और इंटर्न्स खुद आके बोलते हैं कि दूसरे दिन काम किया और वो छोड़ के चले गए, तो एचआर ने पूछा भाई क्यों छोड़ के जा रहे हो, हम्म, तो इंटर्न्स बोल रहे हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा काम करवा रहे हैं मुझसे, हम्म, जो कि बड़ा इम्प्रैक्टिकल सा हम्म, रिस्पॉन्स है कि अ, आप जहाँ सीखना चाहते हैं वहाँ आप दूसरे ही दिन उसी जगह पे आप बोल रहे हैं कि,
और जबको आपको कोई दायरा पता भी नहीं है कि भाई बर्नआउट बोलते किसको हैं। ये तो आप लिंक्डइन से आर्टिकल पढ़ के आए हो कि भाई हुँ, 8 घंटे का स्केड्यूल होता है काम करने का, 8 से 10 घंटे का, और आपको ऐसा ऐसा है। और कॉलेज को तो पता नहीं होता कि भाई किस तरीके का काम कराया जाता है। तो फिर ये थियरी आपके दिमाग में आई कहाँ से कि भाई ये बर्नआउट हो रहा है, हुँ। और फ्रेशर्स आके बोल रहे हैं भाई मैं बर्नआउट हो रहा हूँ। 2 दिन में 4 दिन में बर्नआउट हो हाँ, गए। 2 दिन 4 दिन में आप बोल रहे हैं बर्नआउट हो रहे हैं। साइमन सिनेक का भी बहुत सारे ऐसे अच्छे मैं उनको फॉलो भी करता हूँ। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जहाँ वो बात करते हैं इस चीज़ पे, साइमन हुँ, सिनेक। हुँ, और उनकी एक अच्छी बुक है व्हाय करके। तो उसमें भी वो बताते हैं कि जो मिलेनियल्स हैं या जो जेन ज़ी हैं या नेक्स्ट जनरेशन जिसको हम बोलें बेसिकली, तो इनका क्योंकि एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत ज़्यादा है हुँ, और कंफर्ट लेवल चाहिए इनको हुँ। काम करने में। तो आपका इस पे क्या एक टेक है कि ये जो बर्नआउट की थियरी है, जो ओवर मार्केटेड है, लिंक्डइन और ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स है, क्योंकि वो कंटेंट बिकता है और लोग रिलेट कर पाते हैं कि हाँ, मैं भी देखिए, मानता हूँ। वर्क लाइफ बैलेंस तो ज़रूरी है ना? हुँ, वो तो अपन इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आप वर्क को ही आप स्ट्रेस मान लो कि मतलब वर्क मतलब स्ट्रेस, एक-दूसरे ऐसा हाँ, लगता है पर्यायवाची है ना? एक-दूसरे के वो है। तो काम करने की टेंडेंसी डेवलप नहीं हुई है बच्चों में, हुँ, तो बच्चे बाहर निकलते हैं एजुकेशन में तो पढ़ाई करना था, काम तो करना नहीं था वहाँ ज़्यादा। और घर में भी उनको वो आदत नहीं बताई गई कि भई आपको अपने खुद के काम खुद करना आना चाहिए। हुँ, मोटिवेशन नहीं आता उनको काम करने का। तो इंटर्नशिप में जब बच्चे आएँगे तो उनको आप बहुत ज़्यादा हाई कुछ तो पे करेंगे नहीं। कई बार तो फ्री इंटर्नशिप होती हैं, देते हैं बहुत टोकन अमाउंट देते हैं। लेकिन अपन ये जो टेंडेंसी है कि अपन सिर्फ़ जितना पैसा मिल रहा है उतना ही काम करना है, ये बहुत गलत है। आपको एक बंदा आपको एक प्लेटफ़ॉर्म दे रहा है, पहली बात तो कि आप वहाँ पर सीख सकते हो। आप एक जो चीज़ एक्सपीरियंस करोगे जो आपकी लाइफ़ लॉन्ग आपको काम आने वाली है। तो आप उसमें काम आपसे जो लिया जा रहा है उसको आप जज करो कि भाई मुझे सैलरी कितनी मिल रही है उतना मैं काम करूंगा। अगर वही इंटर्नशिप आपको बोलोगे हम आपको मंथली इतना पे करने वाले हैं जो आपको बोल रहा है बर्नआउट हो रहा है वो बोले ठीक है अब चला गया हमारा बर्नआउट हुँ, जो आप इतना पे कर रहे हो। तो ये जो टेंडेंसी है कि पैसे के लिए हम काम कर रहे हैं ना ये सबसे पहला ये गलत है टेंडेंसी है। और काम को हमको एंजॉयमेंट के साथ करना चाहिए हुँ। और माइंडफुल होगा। कई बार क्या माइंडफुल नहीं नेस नहीं होती है लोगों में। और वो सडनली क्या है, मुझे लग रहा है कि बर्नआउट को आप मेंटल हेल्थ से भी रिलेट कर रहे हैं हाँ डायरेक्टली, हाँ। कि बर्नआउट है मतलब मेंटल हेल्थ है। मैं मेरा पर्सनल वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, हम्म, तो मैं नेटफ्लिक्स नहीं चला सकता, मैं हम्म, यहाँ पे यूट्यूब नहीं देख सकता, क्योंकि टाइम नहीं बचता मेरे पास। हाँ, क्योंकि बड़े बड़े कॉरपोरेशंस ने, गूगल ने, इस तरह की कंपनीज ने बना दिया कि भाई ये बच्चे आते हैं उनके गूगल पे इमेजेस देख के कि भाई ऑफिस हो तो ऐसा होना चाहिए, बीन बैग होना चाहिए, फ्री की कॉफी होनी चाहिए, नाश्ता हाँ होना चाहिए, हाँ हाँ है ना? और फिसल पट्टी है, आपको हाँ फर्स्ट फ्लोर से सेकंड ग्राउंड हाँ। फ्लोर पे जाने के लिए आप गार्डन में बैठ के लैपटॉप पे काम कर सकते हैं। तो ये इस तरह के जो वर्क प्लेस का हम्म, एक इमेजिनेशन है वर्चुअल, हम्म, तो जब वो फ्रेशर आता है, वैसा एक्सपेक्ट करता है। वैसा एक्सपेक्ट करता है, स्वाभाविक है। उसकी भी गलती नहीं, क्योंकि वो उसको परोसा जा रहा है और वो कंटेंट वो कंज्यूम कर रहा है इंटरनेट पे, और उसको वो मेंटल हेल्थ से जहाँ उसको जोड़ रहा नहीं है। मिलता है, हम्म, तो वो उसको एक मेंटल हेल्थ इश्यू हम्म, करार दे देता है खुद से ही, सेल्फ प्रोक्लेम्ड हो जाता है वो कि भाई मुझे बहुत टेंशन है लाइफ में। हम्म, मेरी जो एम्प्लॉयर है, कोई भी कंपनी है, यहाँ पे हमको ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है। हम्म, एंड ये इस लेवल तक चला जाता है कि वो रेडिट या इस तरीके के कोरा जैसे प्लेटफॉर्म्स पे जाके हम्म, मुझे कमेंट इतना करते हैं। पैसा दे रहे हैं, ये एक्स वाई जेड कंपनी है, हाँ। और एचआर मुझे ट्रीट नहीं कर रहे हैं, वो मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और ये खुद की एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम खुद ने ही बना ली है। हम्म, अब उसका सॉल्यूशन वो सोशल मीडिया में ढूंढने लग जाते हैं, हम्म। जबकि उसी कंपनी में हजारों एम्प्लॉयज हैं जिससे वो सपोर्ट मांग सकते हैं, सीख सकते हैं कि भाई उनके उनके जैसे कितने लोग वही काम कर रहे हैं। वही काम कर रहे हैं और 10 15 25 साल से काम कर रहे हैं। तो इन लोगों का या इस तरीके का जो सेगमेंट है सोसाइटी में, ये इस प्रॉब्लम को कैसे डील करें? देखिए ऐसा भी हो सकता है कि इसमें वाकई में कुछ लोग सफ़र कर रहे हैं उस चीज़ से, हुँ, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल हो तो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो नॉर्मल हैं और वो डील नहीं कर पा रहे हैं। हो खुद का सकता है एक हाइप हाँ, क्रिएट किया हुआ तो है। उनका जो ऐसा है आपका एचआर डिपार्टमेंट जो रहता है ना तो उसकी उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए उनको लेने से पहले। हुँ, हुँ। उनका एक मेंटल हेल्थ असेसमेंट होना चाहिए। और मेंटल हेल्थ असेसमेंट में अगर वो निकल के आ रहा है कि इंटरव्यू वो का पार्ट हो हाँ, सकता है बिल्कुल ये। होता ही होना ही चाहिए। एचआर में है, गाइडलाइन भी रहती है, ऐसे करना चाहिए। कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिससे आप उसको देख पाएँगे, उसकी पर्सनैलिटी भी देख पाएँगे। क्योंकि अगर इस तरह का प्रॉब्लम जो आप बता रहे हो सकता है उसमें पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी हो सकते हैं उसके अंदर कुछ तरह के। तो वो आइडेंटिफ़ाई हो जाएँगे और कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं तो वो भी आइडेंटिफ़ाई हो जाएँगे। तो उस बेस पर फिर आप उसको सिलेक्ट या रिजेक्ट कर सकते हो।
और आपने यहाँ पर अगर वो सिलेक्ट हो गए हैं कुछ लोग जो है प्रॉब्लम इस में हैं, तरीके के। तो उसमें उनकी प्रॉपर वहाँ पर इंटरवेंशन और काउंसलर आपके उधर भी होने चाहिए। ऐसे ग्रुप्स ऐसा बना सकते हैं, ऐसे ग्रुप बना सकते हैं। जो इस तरीके का अच्छा एनवायरनमेंट और क्रिएट करें। रेगुलरली ग्रुप थेरेपी, ग्रुप सेशंस ऐसे होते रहना चाहिए, हुँ, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में आता है। हुँ। तो वो पार्ट है अपना उसका। हम लोग रिलेशनशिप्स के बारे में पहले भी बात कर रहे थे। जब लोग बोलते हैं भाई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या फ्रेंड्स का ही आपस में हम लोग पीयर सपोर्ट सीक करते हैं। मैं थोड़े से एडल्ट या मैच्योर रिलेशनशिप्स के बारे में बात करना चाहूँगा। जब हम लोग ठीक है। बोलते हैं भाई मैरेजेस हो गई हुँ, है हुँ, ना? हुँ, या हम लोग बात करते हैं कि भाई इंटीमेसी कम हो गई है हुँ, ओवर द इयर्स इन मैरिज, हुँ, है ना? या फिर आपका कनेक्शन या बॉन्डिंग जिसको हम बोलें हुँ, डीपर लेवल पे, हुँ, वो कम हो गया है। हुँ, एंड उसके कारण भी या उसका कारण मेंटल हेल्थ इशू भी हो सकता है। बिल्कुल। ऐसे केसेस आपने ऑब्जर्व किए हैं क्या? और हुँ। उस पे क्या सॉल्यूशंस होते हैं? देखिए, ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज़ तो मेरे पास आते ही हैं, जिसमें कहीं न कहीं कोई व्यक्ति सफ़र कर रहा होता है उसमें, या दोनों सफ़र कर रहे होते हैं, जिनमें हस्बैंड वाइफ इंटीमेसी, बोथ? हाँ, हुँ, हुँ, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, जिनमें इंटीमेसी उतनी नहीं हो पा रही है। अब पहले बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, अब टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया है। हुँ, एक दूसरे के साथ रहना भी मुश्किल हो गया है। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि वो ऐसे रिलेशनशिप भी मेरे पास आते हैं जिसमें अ, जो हस्बैंड है वो उम्र में छोटा है, हुँ, वाइफ जो उम्र में बड़ी है। तो उस समय तो इमोशंस में आके नई एज में उसने कर लिया, बाद में आके उसको रियलाइज़ हुआ, हुँ, तो अब वो उतनी इंटीमेसी फ़ील नहीं करता उसके साथ। हुँ, तो अब उसमें दूसरी चीज़ ये भी होती है कि उसके एक्सपेक्टेशन भी कुछ इस तरह के रहते हैं कि उसने क्यों किया। हुँ, देखिए, बड़ा ही केस है, मैं वही बता रहा हूँ आपको, केस स्टडी की तरह आप इसको ले सकते हैं, कि उसको अपनी माँ से प्रॉब्लम थी। ओके, माँ से उसको प्यार नहीं मिला। माँ उसकी बड़ी मैनिपुलेटिंग थी, या जो हस्बैंड था उ उसका। हाँ, हुँ, उसकी माँ को प्रॉब्लम थी। हुँ, तो जो बड़ी एज से जो मैरिज कर रहा है ना, उसका रीज़न उसके बैक में आप देखेंगे, बैकग्राउंड में वो है कि उसको माँ का प्यार नहीं मिला। हुँ, तो वो एक फीमेल में वो माँ का प्यार ढूँढ रहा है, वो उसको छोटी लड़की में दिखाई नहीं देगा वो, अपन से उम्र की छोटी लड़की। हुँ, वो उससे उसकी उम्र की बड़ी लड़की में दिखाई देगा उसको, जो एक्चुअली उसको चाहिए। बस वो समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या ढूँढ रहा हूँ। हुँ, हुँ, और फिर शादी कर ली, मैरिज हो गई। अब जब वो वाइफ तो हस्बैंड को चाहिए, उसको बच्चा थोड़ी चाहिए। तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है वैसी चीज़ें जो माँ उसको केयर करती है, जो माँ अटेंशन देती है, माँ उसको पैम्पर करती है उस तरह से। तो वो उससे मिलेगा, मिल नहीं रहा उससे अब। तो फिर वो डिप्रेशन में आ जाता है, एंजाइटी में आ जाता वो है, उस एडजस्टमेंट पर्सनैलिटी इश्यूज हो से जाते हैं। एसोसिएट कर रहा है कि फिर मुझे भी ऐसा रिस्पॉन्स हाँ, मिलेगा। फिर इन लोगों के आपस में झगड़े होने लगते हैं। तो उस चक्कर में वो बच्चे भी प्लान नहीं कर पा रहे हैं। वो उसकी उम्र ऑलरेडी ज़्यादा थी, वो और ज़्यादा हो रही है, तो वो यही समझ पा रहे हैं कि हम ही अच्छे से नहीं रहे तो बच्चों को कैसे अच्छे से रख पाएंगे। पेट पाल लिया, तो पेट अच्छा, के साथ अब वो अपने जो इमोशंस हैं वो कहीं न कहीं उससे पूरे पर बच्चा पैदा करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। तो एक एज के बाद वो हर चीज़ आती है। आप बहुत सारे ऐसे सिंगल लोगों को देखेंगे जिन्होंने मैरिज नहीं की है, वो बहुत कॉमनली आपको उनके यहाँ पेट मिलेगा, या डिवोर्सी ओके। हैं, हुँ, हुँ, या मतलब सेपरेटेड हो गए हैं, या आप बड़े दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बच्चे नहीं हैं। तो वो अपने वो इमोशंस वहाँ पर एक्सप्रेस फिर कर देते हाँ, हैं। वहाँ से उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिल वहाँ जाता से है। फिर उनको वो उससे वहाँ पे सूडो कनेक्ट हो जाते हैं। रिस्पॉन्स। हाँ, सूडो रिस्पॉन्स, हाँ, सूडो इमोशनल आइडियली तो अटैचमेंट। सूडो रिस्पॉन्स ही हुआ। हाँ। तो पेट तो आपसे बात कर नहीं रहा है। और आप उसको ट्रीट भी बच्चे तरह करते देखेंगे आपको। हाँ, मेरा बेटा, मेरा बच्चा। तो वो सब ऐसे इमोशन, उससे उस तरह के इमोशंस आप देखेंगे कि उससे वैसे ही इमोशन ट्रांसफर कर हो रहे होंगे वहाँ से। इसमें बहुत सारे ऐसे सीवियर केसेस भी आते हैं कि आपके पास जिसे हम बहुत साल पहले मैंने एक फ़िल्म लिखी थी अजय देवगन की दीवानगी करके, जिसमें उनका एक स्प्लिट पर्सनैलिटी रहता है। हुँ। तो स्प्लिट पर्सनैलिटी मेंटल हेल्थ का एक सीवियर केस है या इट्स अ मेडिकल केस? नहीं, ये साइकोलॉजिकल और मेडिकल दोनों लेवल पर देखने को मिलता है। अच्छा, इसको डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी बोला जाता है। ओके। तो वो जो है ड्यूअल पर्सनैलिटी, मल्टीपल पर्सनैलिटी हो जाती है। हुँ, इवन उसको एक टाइम का याद रहेगा, दूसरे टाइम का याद ही नहीं रहेगा। हुँ, पर ये इसमें भी आपको ट्रॉमा देखने को मिलेगा हिस्ट्री में। हुँ। चाइल्डहुड ट्रॉमा होगा हाँ, हाँ। या पेरेंटिंग इश्यूज़ होंगे। तो चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से वो पर्सनैलिटी जो है वो उस तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। और उसमें 2-3 कई बार एक मूवी बनी है, उसमें आपने देखा होगा, 16 पर्सनैलिटी थी उसमें। और वो रियल स्टोरी है। मतलब रियल स्टोरी से इंस्पायर है वो कहीं न कहीं। हुँ, हुँ, ऐसा नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा दिखाया गया है उसमें। तो ऐसा बहुत देखने को मिलता है कि वो उसके नाम भी अलग-अलग होंगे उन पर्सनैलिटी में जब वो होंगे तो।
फरहान अख्तर की मेरे जो पास एक मूवी केस थी, आया था, मैं कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। हाँ मैं मेरे पास एक केस आया था एक। अब देखो ये बड़े वैसे केसेस हैं वो कि अपन नाम नहीं ले सकते उसको, पर ये मैं आपको एक केस बता रहा हूँ, ऐसे मैंने सैकड़ों केसेस देखे। हुँ, ठीक है, जिसमें अब उसको प्रॉब्लम ये थी कि उसके मदर फादर में से शायद ऐसा था कि वो उनके दोनों की डेथ हो गई थी या एक की सी डेथ हो गई थी, वो अपने अंकल के यहाँ पर हुँ, हुँ, पली बड़ी। अंकल ने उसको फिजिकली अब्यूज किया जब वो चाइल्डहुड में थी। अब उसमें दो तरह के इमोशंस डेवलप हुए। हुँ, एक तो वो उसका अंकल था, हुँ, तो उसको जो फादर फिगर दिखता था उसमें, वो तो उससे वो प्यार करती थी। हुँ, और दूसरी तरफ उसको जब वो दूसरा व्यक्ति दिखता था जो उसको मोलेस्ट कर रहा था, जो उसको अब्यूज कर रहा था फिजिकली, सेक्सुअली, तो वो उसमें उसके प्रति एक नफरत भी थी। तो प्यार और नफरत दोनों उसके अंदर डेवलप हुए। और ये प्यार और नफरत डेवलप होने पे ऐसा भी हुआ कि एक टाइम पे वो लिख रही है एक जगह, मतलब जब हम साइकोलॉजी असेसमेंट करते हैं, कि मैं अपने फादर को बहुत मिस करती हूँ। तो मैं पूछा कौन सा फादर, कि मेरे एक ही फादर है। मतलब वो उसकी बात ही नहीं करेगी वो उस समय, जब वो अपने रियल फादर की बात नहीं बात करेगी। करें। तो वो तो मेरे एक ही फादर है। और फिर दूसरी बार जब वो अपन दूसरे सेंटेंस अपन देखेंगे, अक्षरा मार गया साहब, हुँ, कोई गाली उसे गाली दी उसने कि अक्षरा मार गया। तो मैंने कहा ये तुम किसकी बात कर रही हो? तो फिर वो बताई कि मैं उसी की बात कर रही हूँ। तो वो एक टाइम पे एकदम बच्ची ऐसी हो जाती है। उसमें चाइल्ड बहुत बहुत कॉमन है, रिग्रेशन बोलते हैं उसको, एज रिग्रेशन, मतलब वो चाइल्डहुड में चली जाती है। तो एक उसकी पर्सनालिटी बच्ची वाली, और एक पर्सनालिटी थी बड़ी वाली। तो बड़ी वाली पर्सनालिटी थी ना, वो उसको गाली देती थी, हुँ, मर अक्षरा मर गया। और दूसरी जो बच्ची वाली थी तो वो उसको मिस करती थी, वो अपने पेरेंट्स उसको भी मिस करती थी, अपने पिता को भी, और इसको भी पिता ही मानती थी अपना। तो अब होता क्या था कि वो जो हस्बैंड था उसको डील करने में बड़ी दिक्कत आती थी। हुँ, तो जो बड़ी पर्सनालिटी थी वो अपने हस्बैंड से भी नफरत करती थी, क्योंकि सारे मेल को एक ही लाठी से हाँकती थी, ये सब सारे ऐसे होते हैं। ये भी ऐसा ही है, इसने देख लिया मैं सुंदर थी, छोटी थी, उम्र ये मुझसे 20 साल बड़ा है। अब अब वो जो 20 साल बड़ा था वो एक्चुअली बच्ची गई थी उसके साथ, जब उसने उससे जैसे शादी की, वो एक्चुअली उसने बच्ची से शादी की। तो बच्ची उससे प्यार चाहती थी। तो बच्ची जब रहती तब उसको पति बहुत अच्छा लगता था, पति चाहिए होता उसको। और जैसे ही वो बड़ी होती थी, कि इसने मैं बेवकूफ बनाया, इसने मेरे को वो कर लिया, इसने 20 साल छोटी लड़की से शादी कर ली मुझसे, और इसने मेरा यूज किया है। तो वो डील ही नहीं कर पाता था। तो अब वो एक पर्सनल उसको, तो उसको बच्चे, फिर वो जब बच्ची बन जाती थी उसी में घुसती थी। उसको गोदी में चले जाओ, उसको सिर हाथ हाथ पे सिर पे हाथ फेरो, तो उसको वो वाला वो करेक्टर चाहिए होता था। एक ही टाइम पे वो दोनों लाइफ़ दो लाइफ जी रही जी थी। रही थी, और शुरुआत कहाँ से हुई उसकी? वहां से शुरुआत, जो पीछे का उसका ट्रॉमा था। जो ट्रॉमा था। तो उसमें दो पर्सनैलिटी डेवलप हुई, क्योंकि बच्ची दो जिंदगी जी रही थी। एक तो वो अपने अंकल से प्यार करती थी, उसमें फादर फिगर देखती थी, और उसी अंकल ने उसको यूज किया था, तो उससे वो नफरत करती थी। जब वो बड़ी हुई तो उसकी वो पर्सनैलिटी जब निकल के आई, तो वो उसके साथ दोनों बीच कॉन्फ्लिक्ट आ गया। हुँ, हुँ। तो जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं ना, कुछ इस तरह से डेवलप होते हैं। ये तो हमने बहुत सारी बातें करी कि इश्यूज़ डेवलप कैसे होते हैं, कॉज़ क्या होता है, सिम्पटम्स क्या होते हैं, अलग-अलग एज ग्रुप्स में या सोसाइटी के अलग-अलग सेगमेंट में, चाहे वो काम में हो, घर पर हो। क्या बुक रीडिंग या इस तरह की चीज़ें मेंटल हेल्थ पे बहुत सारी कईयों बुक्स हैं, हम्म। हेल्प करती है इससे कोप होने में? जब बहुत इनिशियल लेवल पर होती है तो कोप करती हैं, और आप इन चीज़ों में ना जाओ, एक अवेयरनेस आपके अंदर आए तो हुँ, कोप करती हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि आप, हर व्यक्ति को यहाँ रहना चाहिए। हुँ। तो सबके बुक रीडिंग है, मेडिटेशन है, म्यूजिक है, ये सब आपको ऊपर रखेगा हमेशा। अपने इमोशंस को, अपने उन सब से डील कर लाइफ़स्टाइल का सकते पार्ट हो हो सकता है, आप। होना वर्क लाइफ रखना बैलेंस चाहिए। कर पाओगे, हुँ, आप सारी चीज़, अपने इमोशंस बैलेंस कर पाओगे, रिलेशनशिप बैलेंस कर पाओगे। लेकिन अगर आप यहाँ आ गए हो तो फिर बुक वगैरह सिर्फ एक कोपिंग की तरह, थेरेपी भी चल रही है साथ। जैसे हम जब थेरेपी कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, तो हम लोगों को रिकमेंड करते हैं हुँ। कि आप ये बुक पढ़ो, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। कोई एक आध क्योंकि अब बुक इतना है? टाइम हम उसको नहीं दे सकते ना कि उसको पूरा हुँ, समझाएं कि कोई थ्योरी, तो आप बुक दे दी, आप पढ़ो उस थ्योरी, ये आपकी जो चीजें हैं, ये इससे बहुत रिलेट करता है। तो हमने बोला कि आप इसको पढ़ो, तो इससे आप डील कर पाओगे। कोई खास बुक है जो कोई आप पर्टिकुलर हमने रिकमेंड करेंगे पढ़ने के लिए? अ, अभी एक बुक है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, मेरे पास अभी थी, मतलब डोंट बिलीव योर ऑल थॉट्स, मतलब अपने सभी विचारों पर आप भरोसा मत डोंट बिलीव कीजिए। योर ऑल थॉट्स। ओके। तो वो अच्छी बुक है।
तो इस तरह की बहुत सारी बुक्स होती हैं जो हम कई बार लोगों को बोलते हैं स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं बहुत। हुँ, जैसे कई बार बहुत अच्छे-अच्छे राइटर्स हैं या मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या हमारे गुरु मास्टर्स हैं। हुँ। जैसे ओशो को कई हमारे बार शास्त्र भी हैं कंटिन्यू पुराने कई बार जो ओशो की कोई बुक मैं वो कर हुँ, देता हूँ कि आप ये पढ़ो। तो उसको जिस तरह उसका इंटरेस्ट होता है उस तरह से हम देख के उसको वो करते हैं। दूसरे क्या कोपिंग मैकेनिज़्म्स हैं? हमने इंडिकेटर्स की तो बात कर ही ली थी शुरुआत में, पर पहले तो आप बताइए कि एक गुड मेंटल हेल्थ होती क्या है? कि यहाँ तो हमने बता दिया कि भई ये सिम्पटम है और ये बुरा होता है या ये चैलेंज है, आपको ऑब्ज़र्व करना चाहिए और इस चीज़ को एक समय रहते सुधार करना है या फिर प्रोफ़ेशनल हेल्प सीक करना चाहिए। हुँ, हुँ। पर एक गुड मेंटल हेल्थ का डेफ़िनिशन क्या होता है? गुड मेंटल हेल्थ जैसे उसको हम जैसे हेल्थ की बात करते हैं ना तो उसमें हम कंप्लीट हेल्थ की बात करते हैं तो फिजिकली, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली अगर आप हेल्दी हैं तो मतलब मेंटल हेल्थ है आपकी अच्छी है। ज़रूरी नहीं है कि हम नेगेटिव चीज़ को निकालेंगे तो पॉजिटिव चीज़ आएगी। पॉजिटिव चीज़ पहले से हो सकती है। हुँ, नेगेटिव चीज़ को निकालने की ज़रूरत नहीं है उसमें हमको। हुँ, तो हुँ, आपका आपका लाइफ़स्टाइल अच्छा है, आप आपके थॉट्स इमोशंस रेगुलेट हैं प्रॉपर तरीके से, चैनलाइज़ हैं पूरी तरह से और आप सबसे डील कर पाते हैं और तो आप एक मेंटली हेल्दी व्यक्ति हैं। थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर 3 3 चीज़ें हैं चीज़ों ये। को अगर आपका आपके पूरी तरह से रेगुलेट हैं, हुँ, हुँ, चैनलाइज़ हैं, तो इसका मतलब है कि आप हेल्दी हैं मेंटली। उसमें सारी चीज़ें आती हैं, उसमें अपन और हेल्थ की बात करें तो उसमें स्पिरिचुअल हेल्थ भी आ जाती है कि स्पिरिचुअली भी आप हेल्दी हैं। अगर ओवरऑल हेल्थ की बात की जाए धर्म तो। से आप थोड़े जुड़े हुए हैं या हाँ, वहाँ पे आपका झुकाव है, तो उस तरह की चीज़ों में आप इंक्लिनेशन वो थोड़ा अच्छा आइडियोलॉजी भी है। हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि हुँ, आप थीस्ट हों, आप एथिस्ट हुँ, भी हो सकते हैं, लेकिन आप एक आइडियोलॉजी हो सकती है उस तरह की जो कहीं न कहीं हाँ, आपको वो स्पिरिचुअलिटी से आप उसको ना जोड़ें, लेकिन आप फिलॉसफी से जोड़ सकते हैं उसको। आपकी एक फिलॉसफी है, वो आपकी स्पिरिचुअलिटी हो सकती है। हुँ। मतलब एक ज़िंदगी आइडियोलॉजी जीने है, का आपका एक करीना है। एक तरीके हाँ, एक तरीका एक है एक। दर्शन है आपका, एक फिलॉसफी आप व्यू है आपका जीवन को लेकर, वो आपका ढंग है जीने का। थैंक यू संजीव जी, आपने आज टाइम दिया, आपका इम्पोर्टेंट टाइम दिया इतने सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर। हमने बहुत सारी जो इसमें बातें करी, सिम्पटम्स, इंडिकेटर्स, कोपिंग मैकेनिज़म्स और क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही वाइड है और इन डेप्थ भी है, तो सर्टेनली हम चाहेंगे कि हम एक सेपरेट एपिसोड करें आपके साथ, जहाँ हम लोग एक पेक्युलर टॉपिक्स उठा के उस पर बात करेंगे। यस, आज जो आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग द पॉडकास्ट टिल द एंड। डू सब्सक्राइब आवर चैनल। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि अगला गेस्ट आप किसे सुनना पसंद करेंगे या वो टॉपिक जिस पे आप कन्वर्सेशन सुनना पसंद करेंगे।